हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत अच्छी खासी ये वेटेज रखता है ये चैप्टर। क्या है ये चैप्टर, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है भी उसके बारे में भी समझेंगे। फिर एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताऊंगा इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर कि रियल लाइफ में किन किन लोगों ने करी, कैसे कैसे हुआ। दुनिया कर रही है, लेकिन एक दो तुम्हारे बिठा दूंगा ना दिमाग में तो तुम्हारे सेट हो जाएगा दिमाग में कि हाँ भाई ये कंसेप्ट क्या है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं स्टार्ट करने से पहले कि सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 नाम से पढ़ के लग रहा है कि रेगुलेशन कब आई थी इंडिया में, 2015 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये एक लौती रेगुलेशन यही आई थी 2015 में। इससे पहले इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कोई लॉ ही नहीं था। जैसे प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोक लगाना कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करोगे। व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग अभी समझाऊंगा। मगर ऐसा नहीं है कि इंडिया में 2015 से पहले इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर कोई लॉ ही नहीं था। इससे पहले इंडिया में रेगुलेशन हुआ करती थी। अर्लियर इट वाज सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, प्रोहिबिशन ऑफ 1992। आपको दिखा भी देता हूं, नीचे की तरफ दिखेंगे, अभी नीचे आया नहीं है। हाँ, ये रहा। अर्लियर इट वाज सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 1992। मतलब पहले 1992 में होती थी, फिर उसमें अमेंडमेंट भी आई थी। ऐसा नहीं कि वो अमेंड नहीं हुई थी, वो भी अमेंडमेंट आई, उसमें अमेंडमेंट भी आई थी 2002 के अंदर। उन रेगुलेशंस में अमेंडमेंट भी आई थी 2002 के अंदर। जो सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस थी उनमें अमेंडमेंट्स आई 2002 के अंदर। देन बाद में सेबी को लगा नहीं यार, पूरी नई बना देते हैं एक नए तरीके से, नए नए प्रोविजंस कवर करके। तो फिर उन्होंने 2015 के अंदर टोटली न्यू उसको रिप्लेस ही कर दिया। 1992 वाली को टोटली अबॉलिश ही कर दिया और उसकी जगह पे नई आ गई, न्यू इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस आ गई। ठीक है जी। अब ये क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जरा समझते हैं। सब शब्द क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जरा इसको समझते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है, नाम से क्या लग रहा है, शब्द को समझ के नाम से क्या लग रहा है। इनसाइडर मींस एक ऐसा बंदा जो कंपनी के अंदर है, इन कंपनी के अंदर है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है, बाइंग सेलिंग, बाइंग और सेलिंग। ट्रेडिंग मींस बाइंग और सेलिंग। बाइंग और सेलिंग किस चीज की होगी, सिक्योरिटीज की, कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स की, शेयर्स एंड डिबेंचर्स की। बाइंग एंड सेलिंग किस चीज की होगी, सिक्योरिटीज की, कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स की। ठीक है जी। और इनसाइडर का मतलब क्या होता है, जो कंपनी के अंदर इंटरनली वर्क कर रहा है, एक ऐसा पर्सन जो एक कंपनी के अंदर इंटरनली वर्क कर रहा है। तो ये भी मैं लिटरल शब्द समझा रहा हूं तुम्हारे को कि इनका मतलब क्या निकल के आ रहा है। ट्रेडिंग मतलब बाइंग और सेलिंग, इनसाइडर का मतलब एक ऐसा बंदा जो उस कंपनी के अंदर इंटरनली वर्क कर रहा है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सुनना बड़े ध्यान से। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो इट इज लिस्टेड ऑन एनएससी एंड बीएससी, दोनों पे लिस्टेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है। मान लो ये कंपनी का जो सीएस है, अब वो कंपनी का इंटरनल एम्प्लॉय है, ये तो इंटरनल एम्प्लॉय हो गया। इसको अंदर कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब पता होता है, सब पता होता है। अब मान लो कि अभी तक क्या हो रहा है, मान लो अभी तक क्या हो रहा है कि कंपनी हर साल, मान लो कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू, मान लो कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है और कंपनी हर साल 50% डिविडेंड देती है, 50% डिविडेंड देती है।
इसका मतलब कंपनी हर साल 101 शेयर के ऊपर ₹50 का डिविडेंड देती है, ₹50 का डिविडेंड देती है कंपनी हर साल। अगर एक शेयर 100 रुपए का है, फेस वैल्यू पे कंपनी डिविडेंड देती है। आपको पता होगा डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिया जाता। मान लो अगर किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और उस शेयर की मार्केट वैल्यू 1000 रुपए है और कंपनी कह दी है कि हम 50% डिविडेंड देंगे, तो वो 50% 1000 का नहीं देंगे, फेस वैल्यू का देंगे। किसका देंगे? फेस वैल्यू का। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। मान लो हर साल कंपनी 50% डिविडेंड देती थी। मान लो इस साल कंपनी का प्लान है कि वो इस साल जनरल मीटिंग पे, आपको पता होगा डिविडेंड को रेकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिविडेंड को रेकमेंड कौन करते हैं? डिविडेंड को रेकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड डिविडेंड को अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में। रेकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स। मतलब डायरेक्टर अपने हिसाब से बताते हैं कि इतना डिविडेंड होना चाहिए। अब शेयर होल्डर्स उस चीज के लिए एग्री है या नहीं है, अप्रूवल कौन देंगे? शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में। तो मान लो कंपनी का डिसीजन ये है कि इस साल हम डिविडेंड, हर साल हम 50% देते हैं, इस साल हम डिविडेंड 5 टाइम्स देंगे। कितना देंगे? 5 टाइम्स। टाइम्स में बात हो रही है। इसका मतलब अगर फेस वैल्यू 100 रुपए है तो इस बार कंपनी 500 रुपए का डिविडेंड देगी। कितना डिविडेंड देगी? ₹500 डिविडेंड देगी। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी कंपनी देती है। मगर ये बात ना अभी तक अंदर के लोगों को पता है, बाहर के लोगों को तो बात पता नहीं। जिस टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे होंगे, उस टाइम पे उन चीजों का अप्रूवल वगैरह जब ये सब हो रहा होता है, तो उस टाइम पे सीएस साथ होता है। या तो सीएस उसकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहा होता है, या उस बोर्ड मीटिंग के अंदर उसको बिठाया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा बोर्ड मीटिंग के मिनट्स वगैरह सब सीएस बनाता है ना। बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराने का काम भी सीएस का होता है। तो ये सब वो करवा ही रहा होता है, तो उसको अंदर की सारी खबर होती है। अब मान लो कि उसको ये बात पता लग गई और अभी तक ये मार्केट में तो न्यूज आई नहीं है। मान लो इस बार डायरेक्टर्स का प्लान ये है कि हम इस बार 5 टाइम्स डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, उनका प्लान है। अच्छा, ये बात जनरल मीटिंग में जब खुलेगी तब शेयर होल्डर को पता लगेगा, अच्छा इस बार डायरेक्टर ने 5 टाइम्स दिया है डिविडेंड का। अगर ये बात शेयर होल्डर्स को पहले ही पता लग जाती तो वो इस कंपनी के और ज्यादा शेयर खरीद लेते, पहले ही खरीद लेते ना। क्योंकि उनको पता अगर इस साल कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी तो पहले ही उस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते। शेयर होल्डर को ये बात पता नहीं है, सीएस को ये बात पता लग चुकी है। अब सीएस के मन में पता क्या आ रहा होगा, यार एक काम करता हूं, इस कंपनी के ना मैक्सिमम शेयर्स खरीद लेता हूं, मार्केट से खरीद लेता हूं। क्यों खरीदने को सोच रहा है वो? क्योंकि उसे पता है कि हर साल ये शेयर 1 रुपए में, एक शेयर पे 50 रुपए मिलता है, इस बार एक शेयर पे 500 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, बैठे बैठाए कमाई हो जाएगी 5 गुना। तो अगर ये 1 लाख रुपए लगाएगा तो इसको 5 लाख मिल जाएंगे, क्योंकि 5 गुना पैसा हो जाएगा। अगर ये 1 करोड़ लगाएगा तो इसका 5 करोड़ हो जाएगा, 5 गुना पैसा हो जाएगा। तो हर बंदे को अगर कोई अंदर की खबर पता लग जाए कि भाई इस कंपनी में पैसा लगा के मेरा पैसा इतना बढ़ जाएगा, तो हर बंदा लगाएगा। तो और ये अभी इंटरनल है तो इसको अंदर की बात पता है, बाहर के लोगों को तो पता नहीं है। अब मान लो अपने रिश्तेदारों को फोन कर दें, रिलेटिव्स को, कि भाई मैं ना इस कंपनी में काम करता हूँ, इस कंपनी का इस बार का प्लान है कि भाई ये कंपनी ऐसे ऐसे इस बार 5 टाइम्स डिविडेंड देगी, तुम सारे इस कंपनी के शेयर ले लो। ये खुद भी ले रहा है, अपनी वाइफ को भी दिलवा रहा है, सब कुछ। लॉ कहता है इसे हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग कि तुम कंपनी के अंदर हो और तुम्हें कंपनी की सारी अंदर की खबर पता है और तुम उसके बेस पे फटाफट कंपनी के शेयर खरीद रहे हो ताकि तुम्हारे को फ्यूचर में फायदा मिले। जो इतने टाइम से शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर होल्डर करके बैठे वो पागल हैं? वो उम्मीद लगा रहे हैं कि कंपनी ग्रो करेगी, भी और ग्रो करेगी। वो सालों से बैठे हैं और तुमको फटाफट तुमने 1 मिनट में खबर पता लगाई और एकदम से इन्वेस्ट करके उनसे ज्यादा पैसा कमा लिया। लॉ कहता है हम करने नहीं देंगे। दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है आपको इनसाइडर की खबर मिल गई, अंदर की खबर मिल गई, और इनसाइडर ने, जो अंदर जिस बंदे को खबर मिली, उस बंदे ने उस खबर के बेस पे क्या कर ली? ट्रेडिंग कर ली। दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। और सेबी इसको टोटली प्रोहिबिट करता है। सेबी से टोटली क्या करता है? प्रोहिबिट। और आप खुद भी नहीं कर सकते, और लॉ अभी तुम आगे पढ़ोगे, लॉ कहता है जो इनसाइडर है, इनसाइडर वो खुद भी नहीं कर सकता और उसके कनेक्टेड पर्सन भी नहीं कर सकते। जो उसके साथ कुछ जुड़े हुए लोग हैं, एग्जांपल उसकी वाइफ, उसके रिलेटिव्स, वो भी नहीं कर सकते इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब अगर मान लो वो खुद, तो अब उसको पता है, जैसे कुछ लोग दिमाग लगाएंगे ना अपना यहाँ पे कि यार वो सीएस है, उसको अंदर की खबर पता लग गई। अभी वो चीज पब्लिकली अवेलेबल नहीं हुई है, लोगों को नहीं पता कि कंपनी 5 गुना पैसे डिविडेंड देगी, वरना लोग फटाफट शेयर ले लेंगे। अभी उसको पता है, बाहर वाले को किसी को पता नहीं है, तो वो सोच रहा है कि यार मैं तो ले नहीं सकता, अपने रिश्तेदारों को दिलवा देता हूँ और उनके थ्रू पैसा लगवा देता हूँ। लॉ कहता नहीं, तुम खुद भी नहीं ले सकते, तुम अपने किसी कनेक्टेड पर्सन के थ्रू भी शेयर नहीं ले सकते। कनेक्टेड पर्सन में कौन कौन आता है तो मैं पढ़वाऊंगा डेफिनेशन डिटेल के अंदर। और इसको, इसी चीज को हम बोलते हैं, अगर कोई इनसाइडर अनपब्लिश्ड, एक शब्द यूज करूंगा मैं यहां पे, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अनपब्लिश्ड
प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक बार वो कंपनी डिविडेंड रेकमेंड कर देगी, एक बार वो डिविडेंड डायरेक्टर रेकमेंड कर देंगे और शेयर होल्डर एक बार जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के आगे पेश हो जाएगा, फिर तो बात खत्म हो गई ना, फिर तो वो चीज पब्लिक में आ गई। अब तो वो 5 गुना डिविडेंड दे ही चुकी है, अब तो बात ही खत्म हो गई, अब तो दुनिया की नजरों में बात आ भी जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दुनिया की नजरों में बात आने से पहले अगर आप उस चीज के बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव। अनपब्लिश क्यों? अभी तक की दुनिया की नजरों में पब्लिश हुई नहीं है। ये पब्लिश कब होगी? शेयर होल्डर को बात कब पता लगेगी? जनरल मीटिंग पे। लेकिन अगर अभी तक ये अनपब्लिश है शेयर होल्डर के सामने और आप उसी के बेस पे, उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे, अनपब्लिश के बेस पे आप क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग कर रहे हो और फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, खुद भी और अपने रिश्तेदारों को फायदा दिलवा रहे हो, दैट इज टोटली प्रोहिबिटेड। और इसे हम प्राइस सेंसिटिव क्यों बोल रहे हैं तुम खुद समझ सकते हो। प्राइस सेंसिटिव क्यों बोल रहे हैं तुम खुद समझ सकते हो। प्राइस सेंसिटिव इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पे प्राइस का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। जैसे ही कंपनी के लोगों को पता लगेगा अब अच्छा कंपनी इस बार प्राइस 500 रुपए का देगी, मतलब एक शेयर पे डिविडेंड 500 का देगी, तो एकदम से शेयर की डिमांड बढ़ेगी, लोग पागलों की तरह उसके शेयर पे टूटेंगे और जैसे शेयर पे टूटेंगे शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगा। शेयर का प्राइस, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस उसका बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिक है कि वो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि इस चीज का सीधा शेयर के प्राइस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, शेयर के प्राइस पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या है? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्राइस सेंसिटिव होती है, अगर वो अनपब्लिश्ड है, अगर देखो एक बार वो दुनिया की नजरों में आ जाए बात, एक बार वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे जनरल मीटिंग के अंदर, लोगों को पता लग जाए कि हाँ भाई इस बार इस कंपनी ने 5 गुना डिविडेंड दिया था, अब तो दुनिया की नजरों में आ गई ना, अब किसी को खरीदना खरीद लो, क्योंकि अब अगले साल देना है कंपनी डिविडेंड, अगले साल कंपनी क्या देगी वो कंपनी की मर्जी है, मगर इस साल तो तुम उस चीज का फायदा नहीं उठा पाए ना। यही सरकार चाहती है, यही सरकार चाहती है कि तुम अंदर की खबर लेके फायदा मत उठाओ। तुम अगर किसी कंपनी के नॉर्मल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखो, तुम्हारी किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम अंदर की खबर करके तुम ज्यादा फायदा उठाओ और बाहर वाले लोग जो जमाने से उस कंपनी की शेयर होल्ड करके बैठे हैं उन्हें फायदा ना मिले, गलत है, उन्हें फायदा ना मिले, ये गलत है। तो इसीलिए इस चीज के ऊपर रोक लगाई गई और इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया? सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। प्रोहिबिशन मना ही है कि अपना अच्छा ऐसा नहीं कि ये इंफॉर्मेशन में प्राइस बढ़ता ही है, घट भी सकता है। मान लो कोई ऐसी खबर है, मान लो एक्स लिमिटेड है, ये बहुत लॉसेस के अंदर चल रही है, या इनको इस साल बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इस साल बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन अभी तक इन्होंने बात किसी को बताई नहीं है। और कंपनी के डायरेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि इस बार जब जनरल मीटिंग होगी, डायरेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि इस बार जब जनरल मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की, तो वहां पे हम सीएस के थ्रू बुलवा देंगे शेयर। आपको पता है जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। और वहां पे जनरल मीटिंग को कंडक्ट कौन करवाता है? सीएस करवाता है। जनरल मीटिंग को पूरा मैनेज कौन करता है? सीएस करता है। तो डायरेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि इस कंपनी को बहुत हैवी लॉसेस होने वाले हो चुके हैं और डायरेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि जनरल मीटिंग के अंदर सीएस के थ्रू बुलवा देंगे कि भाई इस कंपनी को बहुत बुरा लॉस हुआ है, इस कंपनी को बहुत बुरा लॉस हुआ है इसी रीजन की वजह से। अब वो तुमने तो चीज जनरल मीटिंग में बतानी थी, जनरल मीटिंग में बतानी थी, अभी नहीं बताई, बतानी थी, लेकिन किसी अंदर के सीएस को बात मान लो पहले से पता है और सीएस ने लोगों को गाना शुरू कर दिया, तुम्हें पता है इस कंपनी के ना लॉसेस हो चुके हैं, इस कंपनी के शेयर मत लेना, नुकसान में आ जाओगे। उससे क्या होगा? जैसे वो अंदर की खबर को बाहर बताएगा तो एकदम से वो बात आग की तरह फैलेगी और शेयर का प्राइस डाउन होने लगेगा। शेयर का प्राइस क्या होने लगेगा? शेयर प्राइस डाउन होने लगेगा, शेयर प्राइस नीचे आने लगेगा। वो भी गलत है। तो अच्छा, क्योंकि लोग इस कंपनी के अंदर जिन लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं वो फटाफट इस शेयर को बेचने की कोशिश करेंगे, फटाफट बेच के निकल लो, क्योंकि जैसे ये चीज जनरल मीटिंग में अनाउंस होगी, देखो अगर किसी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया है बिजनेस को, तो ऑब्वियसली बात है उसके शेयर मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता है, उसका शेयर प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है। देखो जब कोई कंपनी ग्रो करती है तो शेयर भी ग्रो करता है, कोई कंपनी डाउन होती है तो उसका शेयर भी डाउन होता है, लेकिन वो एक लिमिट में डाउन होता है ना। अगर कंपनी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के सबके सामने बताएगी कि लॉस हुआ है और वो किस तरीके से इसको टैकल कर सकती है आगे, तो वो सब बताएगी, तो शेयर का प्राइस इतना डाउन नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम अनपब्लिश इंफॉर्मेशन, सीएस को भी सिर्फ आधी अधूरी बात पता है, उसने उसके बेस पे लोगों को गाना शुरू कर दिया, अभी जनरल मीटिंग होने से पहले ही लोगों को गाना शुरू कर दिया, भाई इस कंपनी को बहुत लॉस हो गया, इस कंपनी में शेयर में पैसा मत लगाओ, और जैसे ही बात पता लगेगी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो भी भागने की कोशिश करेंगे, तो एकदम से जब सारे के सारे लोग अपने शेयर बेचने की कोशिश करेंगे, इसका सप्लाई ज्यादा हो गई, सारे बेचने को तैयार है लेकिन खरीदने वाला कोई होगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक प्राइस डाउन हो जाएगा। ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो जाएगा? डाउन। सप्लाई ज्यादा होगी, बायर नहीं होगा तो प्राइस डाउन होगा, है ना। ये तो वही नॉर्मल इको है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस घटेगा। तो वो बेसिक इको चल रही है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब डिमांड शेयर प्राइस घटेगा तो वो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब कंपनी जनरल मीटिंग में बताएगी तब भी शेयर का प्राइस तब भी घटेगा, लेकिन वो इतना नहीं घटेगा कि कंपनी वहां पे जनरल मीटिंग में ये भी बताएगी कि लॉस क्यों हुआ
और किस वजह से ग्रो किया जा सकता है, इसको वापस कैसे उठाया जा सकता है कंपनी को। लेकिन जब सीएस बताएगा वो तो आधी अधूरी बात बताएगा, क्योंकि उसको अभी अनपब्लिश बात पता, अभी तक तो पब्लिश हुई नहीं है, पब्लिकली वो चीज आई नहीं है, वो तो आधी अधूरी बात बताएगा। उसकी वजह से आधी अधूरी बात की वजह से क्या होगा, लोग सेंसिटिव, अभी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो भी लोग पागलों की तरह अपने शेयर बेचने शुरू कर देंगे, और जैसे ही बेचेंगे तो क्या होगा आपको समझ आता है कि जैसे ही बेचना शुरू होंगे कंपनी का शेयर प्राइस डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, बेचने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, खरीदने वालों की कम होगी, तो नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा ना हो, तो इसलिए एक कंसेप्ट लेके आए सेबी का कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेबी ने प्रोहिबिशन लगाई ना, आपको अगर कोई भी खबर है जिससे शेयर का प्राइस बढ़ सकता है घट सकता है, जिसे देखो मैंने तुम्हें दोनों बताए थे, बाइंग और सेलिंग दोनों चीज लिंक कर दी ना मैंने तुम्हारे को। डिविडेंड मिल रहा है, मिलने वाला ज्यादा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, बाइंग होगी। कंपनी में लॉस हो रहा है बहुत बड़ा, तो जैसे लोग बेचेंगे, सेलिंग होगी। तो ट्रेडिंग बाइंग और सेलिंग दोनों की हो सकती है, ट्रेडिंग के अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों आती है। अब जरा देखो इंट्रोडक्शन, अब बेसिक चीजें बता रहा हूं, तुम्हें ऑलरेडी पता है। द प्रैक्टिस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस एवर सिंस द वेरी कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग of securities of a company became prevalent among the investors worldwide and has now become formidable challenge। formidable का मतलब होता है difficult to handle, किसी चीज को संभालना बहुत मुश्किल हो जाए। कह रहा है अच्छा तुम जितनी मर्जी इनसाइडर ट्रेडिंग रोक लो, आज भी होती है, तुम कहां तक रोक लोगे, किस को रोक लोगे। अभी तुम्हारे को मैं कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़वाऊंगा, वहां जब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा यार हाँ यार ठीक है, रोक तो पा रहे हैं, सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन समझने वाली चीज है कि कितनों को रोक लोगे और किस को रोक लोगे, किस हद तक रोक लोगे, सोचने वाली चीज ये। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और ऐसा नहीं कि इनसाइडर ट्रेडिंग फिर इसलिए पेनल्टी भी छोटी मोटी है, इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी भी करोड़ों रुपए में है, करोड़ों रुपए में होती है। अच्छा, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर पहले कंपनी एक्ट में एक सेक्शन था 195 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो अबॉलिश हो चुका है, 2013 था, लेकिन अब ये सेक्शन ओमिट हो चुका है, क्योंकि ना उसमें जो बातें लिखी हुई थी वो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में लिखी हुई थी, रिपीटेशन हो रही थी, तो सरकार ने सेक्शन ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा सीधा रेगुलेशंस फॉलो करो, सेक्शन फॉलो करके क्या करोगे, सीधा इसी को फॉलो करो, रिपीटेशन हो रही है। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, सेक्शन पहले वाला। कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। चलो अभी कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत आ रही है, बाद में देखते हैं। तो कह रहे हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, ग्रोइंग प्रॉब्लम्स की वजह से वर्ल्ड मार्केट के अंदर पास्ट डिकेड्स में बहुत दिक्कत आई सिक्योरिटी मार्केट के अंदर इस चीज को लेकर। और ये सबसे पहले जो कंसेप्ट था इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए, सबसे पहला जो लॉ बना था वो इंडिया में नहीं बना था, वो यूएस से अमेरिका में बना था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। फर्स्ट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फर्स्ट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फर्स्ट कंट्री थी जिसने इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर कोई लॉ बनाया था। नॉलेज के लिए डाल दी ये बात, जिसने इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर कोई क्या बनाया था, लॉ बनाया था। अच्छा, इंडिया भी कोई बहुत लेट नहीं था, ये उन्होंने बनाया, उस टाइम पे इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर बहुत प्रॉब्लम थी, डील करने में दिक्कत आती है। इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या, कहता है इनसाइडर ट्रेडिंग एसेंशियली डिनोट्स, मतलब बता रहा है डीलिंग इन अ कंपनी सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आपके पास कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ आपके पास है, अभी किसी और के पास नहीं है, और आप उसके बेस पे बाइंग सेलिंग कर रहे हो, विच इज नॉट पब्लिश और नॉट नोन टू द पब्लिक। देखा गई बात, जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और अभी तक जनरल पब्लिक को बात नहीं पता, सिर्फ अंदर वाले बंदों को पता है। इसी को हम ऑल्सो नोन एज अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मैं तो बता रहा, इसी को हम अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और लोग इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा रहे हैं, यूज टू मेक पर्सनल प्रॉफिट और अवॉइड लॉसेस। देखो दो ही चीजें होंगी, जैसे मैंने तुम्हें अभी दो एग्जांपल दिए, तुम्हें पता है कंपनी डिविडेंड 5 गुना देने वाली है इस बार, तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने की कोशिश करोगे, तुम अंदर के बंदे, तुम्हें खबर मिल गई, तो इसका मतलब तुम पर्सनल प्रॉफिट कर रहे हो। अवॉइड लॉसेस, तुम्हें पता है इस बार कंपनी बहुत लॉस के अंदर है ना, और तुम्हें पता है जैसे ही अब तुमने शेयर होल्ड कर रखे हैं और तुम्हें अंदर की खबर है, तुम अपने रिश्तेदारों को फोन करोगे कि भाई इस कंपनी के शेयर फटाफट बेच दो, क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा, कंपनी लॉस में है। तो तुम अपने लॉसेस को अवॉइड करने के लिए पहले ही शेयर बेच रहे हो, क्योंकि आगे इसका प्राइस गिरेगा। आप दोनों ही चीजें नहीं कर सकते, ना प्रॉफिट कमा सकते हो, ना लॉस को अवॉइड करवा सकते हो इनसाइडर इंफॉर्मेशन की बेस पे। आप नॉर्मली चलते रहो जैसे कंपनी चल रही है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक में नहीं आई है, आपके पास वो खबर है, आप अंदर के एम्प्लॉय थे, आप उसके बेस पे ना तो किसी को कुछ बताओगे ना खुद कुछ करोगे। तो कह रहा है यूएसए में किया गया, कह रहा है लेकिन इंडिया में बड़ी सारी कमेटी बनाई गई, और कह रहा है इंडिया ज्यादा लेट नहीं था इस रिकॉग्नाइजिंग द डेट्रीमेंटल इंपैक्ट। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल इम्पैक्ट, डेट्रीमेंटल मींस हार्मफुल इम्पैक्ट।
कह रहा है इंडिया भी कोई बहुत लेट नहीं था इस चीज को लेकर, इस चीज का इंपैक्ट वो भी जानता था कि इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत गलत है, इसका बहुत नुकसान हो सकता है। और कह रहा है जैसे, अच्छा एक चीज तुम्हें और बता दूं नॉलेज के लिए, एक वर्ड आ रहा है सेक्शन 16 ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट, आपको पता होगा, तुम्हें नॉलेज के लिए बताता हूं। जैसे इंडिया में सेबी है ना, जैसे इंडिया में सेबी है, ऐसे यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सेक है, सेक, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। इंडिया में क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ऐसे यूएस के अंदर स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, सेक बोलते हैं इसको, ये वहां का रेगुलेटर है। तो वहां पे उनका एक एक्ट है सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट, उनका, ये यूएस का एक्ट है, इंडिया का एक्ट नहीं है, यूएस का एक्ट है सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट। उसके सेक्शन 16 के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रोविजन पहले ही डाल दिए गए थे, उसके सेक्शन 16 में इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रोविजन पहले ही डाल गए थे। तो इसका सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट जो एक इंडिया में वहां पे एक एक्ट है सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट 1934, उसके सेक्शन 16 के अंदर, इंडिया की बात नहीं हो रही, यूएस की बात हो रही है, वो बता रहा है कि 1934 का लॉ है और उसके सेक्शन 16 में इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर रोक लगाई गई थी, उसके सेक्शन 16 में 1934 के अंदर। इसका समझो कि इनसाइडर ट्रेडिंग को यूएसए में कब से रोक लगाई गई, और यूएसए फर्स्ट कंट्री थी, अमेरिका फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग पे रोक लगाई, और वो कब लगाई? 1934 के अंदर, 1934 के अंदर उन्होंने रोक लगाई। और अब तुम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंडिया भी कोई बहुत लेट नहीं है। इंडिया ने कंपनी एक्ट 1956, इंडिया में कंपनी एक्ट 1956 आया, और उन्होंने कंपनी एक्ट 1956 के अंदर इंडिया वालों ने भी रोक लगा दी इनसाइडर ट्रेडिंग पे। कौन कौन से सेक्शन लॉन्च करके? 307 और 308। जो इंडियन कंपनी एक्ट था कंपनी एक्ट 1956, उसमें 307 और 308 था जो शेयर होल्डिंग डिस्क्लोजर की बात करता था, मगर वह इनकम्प्लीट प्रोविजन थे। फिर उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग की पटेल कमेटी बिठाई गई, पटेल कमेटी ने बताया कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। देखो तुम्हारे को बेसिक डेफिनेशन बता रहा है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो इंटरनल इन्फॉर्मेशन के बेस पे, जो अभी तक पब्लिक को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। फिर इस चीज को लॉन्च करा के 1890s के बाद, तो फिर तुम्हारे को मैंने बताया कि इंडिया के अंदर 1992 में सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन लाई गई, और फिर उसके बाद 2002 में उसमें अमेंडमेंट लाई गई। फिर हिंदुस्तान लीवर का केस हुआ था, भी बताऊंगा आगे, इसमें भी इन्होंने दिक्कतें करी। फिर उसके बाद उनको लगा कि नहीं यार इसको और बड़े लेवल पे लेके आते। फिर 2015 के अंदर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 लेके आई गई, और जिसकी वजह से सेबी प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992 को अबॉलिश कर दिया गया। ये मेन था, सब तुम्हारे को ऑलरेडी मैं समझा चुका था, एक बेसिक ओवरव्यू था। अब यहां से देखते हैं इनसाइडर की टेकअवेज क्या है, और फिर इसके बाद चैप्टर का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे क्या कहता है जरा देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग की टेकअवेज, इनसाइडर ट्रेडिंग की टेकअवेज क्या क्या है, ये क्या कहता है जरा सुनना। इसमें बेसिकली बता रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इनसाइडर कौन होता है। जो बंदा तो आपको पता अंदर की खबर देगा वो इनसाइडर है, वो कौन है? इनसाइडर। फिर कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे आज की वीडियो के अंदर, फिर आज के चैप्टर को, आज के लेक्चर को यहीं तक रोक देंगे। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले तो इनसाइडर ट्रेडिंग की टेकअवेज में क्या बोलता है, पहला इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है, पहले देखो ये बता रहा है वो। तो कहता है इनसाइडर ट्रेडिंग इज द बाइंग और सेलिंग, मैंने तो बताया ना दोनों चीज आती हैं, ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा पब्लिक क्यों बोल रहा है? प्राइवेट के आपको पता शेयर्स तो लिस्ट होते ही नहीं है, डिबेंचर लिस्ट होते भी है, लेकिन अब आपको पता होगा डिबेंचर प्राइवेट कंपनी के खाली प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू होते हैं। और आपको पता है कि आज के डेट में जब कोई अब लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन आपको पता है अमेंड हो चुकी है कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद से, और अब प्राइवेट कंपनी जिसके डिबेंचर लिस्ट होते हैं उसे हम लिस्ट, वो है तो लिस्ट हो रही है लेकिन स्टिल लिस्टेड की कैटेगरी में मानते नहीं है। तो ले देखे, इसलिए यहां पे सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है। बाय अ पर्सन हु हैज एक्सेस टू नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर और सिक्योरिटी। लाइन समझ आई? तो कह रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, जहां पे आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो शेयर्स का, सिक्योरिटीज का, एक पब्लिक कंपनी का। कौन कर रहा है? बाय अ पर्सन। अच्छा वो पर्सन कौन है? जिसको अंदर की खबर है ना। अच्छा वो जो पर्सन है उसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं इनसाइडर, जिसको अंदर की खबर है उसे हम कौन बोल रहे हैं? इनसाइडर। तो जो ये बाइंग सेलिंग कर रहा है वो कौन? इनसाइडर। जिसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है? नॉन पब्लिक, मतलब जो अभी तक पब्लिक में नहीं आई, मतलब दुनिया को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। इस नॉन पब्लिक का मतलब है जो अभी तक पब्लिक में नहीं आई, दुनिया को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। और वो ऐसी इंफॉर्मेशन है प्राइस सेंसिटिव है, जिसकी वजह से प्राइस, शेयर प्राइस बढ़ सकता है और घट सकता है, और वो आपके पास, और आपने उसके बेस पे ट्रेडिंग कर ली। द पर्सन इनसाइडर हैज दिस एक्सेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इन द कंपनी। ये पावर, ये इंफॉर्मेशन उसके पास क्यों आई है? क्योंकि उसके पास कोई ऐसी पोजीशन है कंपनी में जिसकी वजह से उसके पास आई है। एग्जांपल मैंने तो बताया था, हमने तो सीएस वाला एग्जांपल लिया था। अब उसके सीएस की पोजीशन होने की वजह से उसके पास ये पावर, मतलब उसको अंदर की खबर मिली है। एंड उस बंदे ने, द पर्सन यूजेस द इंफॉर्मेशन
टू गेन द एडवांटेज ओवर अदर और टू अवॉइड लॉस। आ गई बात। और बंदा उस पोजीशन का फायदा उठा रहा है और जो उसके पास इंटरनल इंफॉर्मेशन आई है उसके बेस पे या तो एडवांटेज लेने के लिए शेयर्स खरीद रहा है या लॉस को बचाने के लिए। देखो मैंने तो बताया था ना, जब आपको अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली, दो ही चीजें होंगी, या तो आपको कोई अच्छी खबर मिली है जिसकी वजह से फ्यूचर में शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आप गेन के लिए पैसा लगाओगे, या आपको कोई ऐसी बुरी खबर मिली जिसकी वजह से शेयर में प्राइस घटेगा फ्यूचर में, तो आप पहले अपने शेयर बेचना चाहोगे, आप अपने आपको लॉस से बचाना चाहोगे। तो दोनों बातें हो रही हैं। तो कह रहा है इसके लिए बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। अब बेसिक चीज सेबी प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस ओवरव्यू बता रहा है कि ये सेबी प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 5 चैप्टर्स में डिवाइड है, 2 शेड्यूल्स में डिवाइड है, जिसमें से 5 चैप्टर में चैप्टर 1 है डेफिनेशंस का डील करता है, चैप्टर 2 रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन इन ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज बाय ट्रेडर्स, सबको भी डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय इन्वेस्टर्स में डील करता है, चैप्टर 4 कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय लिस्टेड कंपनीज, क्या कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें फॉलो करना चाहिए उसके बारे में डील करता है, एंड चैप्टर 5 कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस है, पेनल्टीज वगैरह की डिटेल, वायलेशंस की डिटेल इसमें है। अब कुछ डेफिनेशन स्टार्ट हो रही हैं जिसमें हम पहली 1 बाय 1 डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर एक हेडिंग डाल देता हूँ नॉलेज के लिए। प्रोविजन स्टार्ट नहीं हो रहे अभी, तो पहले डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। जब डेफिनेशंस खत्म हो जाएंगी फिर प्रोविजन स्टार्ट होंगे। प्रोविजंस मैं आज की वीडियो में कराऊंगा ही नहीं। आज की वीडियो में मेरा टारगेट ये है कि खाली डेफिनेशंस कराऊं, खाली डेफिनेशंस कराऊं बस। ठीक है जी, आज की वीडियो का हमारा टारगेट यही है, खाली डेफिनेशंस करनी है बस। तो अब जरा देखो डेफिनेशंस में पहली डेफिनेशन आती है कंप्लायंस ऑफिसर की। देखो कंप्लायंस का मतलब होता है लॉ फॉलो करना। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग की जब वायलेशन कर रहे हो तो कंपनी का कोई तो बंदा ऐसा होना चाहिए ना जो जो इस चीजों को ध्यान दे कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा। वो कौन होता है? ज्यादातर सीएस होता है। अब बच्चा बोलेगा सर जब कुछ बार तो सीएस खुद ही कर लेते हैं। यस कर लेते हैं, फिर क्या कर लोगे? मतलब जिस बंदे को चोरी से रोकने के लिए अपॉइंट किया गया अगर वो खुद ही चोरी कर लेगा तो फिर क्या ही कर सकते हो तुम। मगर फिर भी मेनली एक कंपनी के सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करने की जिम्मेवारी सीएस की होती है। तो कंप्लायंस ऑफिसर जनरली सीएस होता है, जनरली सीएस होता है। लेकिन आप चाहो तो इस एक्ट के अंदर मतलब इन रेगुलेशंस में आप कंप्लायंस ऑफिसर चाहो तो किसी और को भी बना सकते हो। अभी देखो हम इसमें पढ़ेंगे किसी इसको आप बना सकते हो, लेकिन जनरली सीएस होता है। तो देखो लिखा है कंप्लायंस ऑफिसर मींस मतलब फाइनल, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो हम डेफिनेशंस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन रेगुलेशंस में जगह जगह जब इन शब्द का यूज होगा कंप्लायंस ऑफिसर का, तो कंप्लायंस ऑफिसर किसको मानना है हमें पता होना चाहिए। ऐसे आगे अलग डेफिनेशन है कनेक्टेड पर्सन की, तो कनेक्टेड पर्सन किसको मानना है हमें पता होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस रेगुलेशंस के अंदर आगे जहां जहां ये वर्ड आएंगे तो उन वर्ड्स का मतलब हमें पहले से पता होना चाहिए क्या है। तो पहली है कंप्लायंस ऑफिसर की डेफिनेशन। तो कंप्लायंस ऑफिसर में कौन कौन आता है? देखो कंप्लायंस ऑफिसर मींस एनी सीनियर ऑफिसर। एग्जांपल लिख लो सीएस, जो कंपनी के सीनियर लेवल सीएस होते हैं जनरली कंपनी उन्हीं को कंप्लायंस ऑफिसर बनाती है। आगे डेजिग्नेटेड सो, अच्छा डेजिग्नेटेड सो एंड रिपोर्टिंग टू बोर्ड। डेजिग्नेटेड कौन? डेजिग्नेट कौन करेगा? दैट इज डेजिग्नेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डेजिग्नेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डेजिग्नेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कोई भी ऐसा बंदा, कोई सीनियर ऑफिसर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेजिग्नेट कर रहे हैं और वो बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही रिपोर्टिंग करेगा, या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन केस बोर्ड इज नॉट देयर। तो कंप्लायंस ऑफिसर कौन है? एक ऐसा बंदा जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्लायंस ऑफिसर बना रहे हैं, या अगर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उसे हम क्या मान लेंगे? कंप्लायंस ऑफिसर। एग्जाम्पल इसके ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो सीईओ, जो कंपनियों के सीईओ होते हैं। कई बार बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बहुत बड़े लेवल पे ऐसा तो हो नहीं सकता, देखो प्रैक्टिकली ये चीज इंपॉसिबल है कि उस कंपनी में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है तो उधर का जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसे हम बना दें कंप्लायंस ऑफिसर। ये एक्चुअली डेफिनेशन बाहर के लॉ से कॉपी करी है। तो बाहर की कंट्री के अंदर तो आपको पता है कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिन लोगों ने, कुछ कंट्रीज के लॉज में ऐसा है जहां पर डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है। इंडिया में तो आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी बनाओगे तो मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक बनाओगे तो मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। तो एक्चुअल तो ये जो लाइन लिखी हुई है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं
तो आप वो आपको अपॉइंट करेंगे और उन्हीं को आप रिपोर्टिंग करोगे। और कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है तो आपको कोई अगर नहीं है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, ठीक है ना, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन केस द बोर्ड इज नॉट देयर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो आपको अपॉइंट करेगा और आप उसी को रिपोर्टिंग करोगे। तो मैंने लिख दिया एग्जांपल सीईओ की, जो बाहर की फॉरेन कंपनीज में जहां डायरेक्टर नहीं होते वहां सीईओ जरूर होते हैं, तो अब वही अपॉइंट करते हैं लोगों को कंपनी के अंदर और वही उन्हीं को रिपोर्टिंग की जाती है अगर डायरेक्टर्स वहां पे नहीं होते। लेकिन इंडिया में कंसेप्ट चलता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया। नेक्स्ट, कंप्लायंस ऑफिसर मींस एनी ऑफिसर, तुमने बता दिया, हु इज फाइनेंशियली लिटरेट, जिसको फाइनेंस के बारे में जानकारी हो कंपनी के अंदर, है ना। फाइनेंशियल लिटरेट के अंदर एग्जांपल में आ सकता है कौन, सीएफओ। एंड हु इज कैपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस अंडर दीज रेगुलेशंस एंड हु शैल बी रिस्पांसिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मॉनिटरिंग एडहेरेंस, एडहेरेंस मींस फॉलो करना टू द रूल्स, रूल्स को फॉलो करना, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसको हम अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में बोलते हैं उपसी। क्या बोलते हैं, उपसी। अगर इस इन रेगुलेशंस में जगह जगह अगर कहीं वर्ड यूज हो जाए उपसी, तो उपसी से कंफ्यूज मत हो जाना। उपसी किसको बोलते हैं, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसी। तो वो ये कह रहा है कि कंप्लायंस ऑफिसर एक ऐसा बंदा है जिसके पास उपसी है ना, जिसके पास कंप्लायंस ऑफिसर एक ऐसा बंदा है जिसका काम है कि वो ढंग से लॉ फॉलो करे और वो उपसी को प्रिजर्व करके रखे। मतलब अगर उसके पास अंदर की खबर है भी कि कंपनी में क्या होने वाला है तो उसको बाहर ना जाने दे किसी भी तरीके से, ना तो वो खुद डिस्क्लोज करे किसी को, ना किसी और के थ्रू किसी को जाने दे। उसकी जिम्मेवारी है कि ध्यान रखे और कंपनी में जितने भी लॉ, पॉलिसीज, प्रोसीजर जो भी लग रहे हैं वो सब फॉलो करे। और वो जितने भी कंपनी में ट्रेड्स हो रहे हैं और जितने भी कंपनी के कोड्स हैं, अच्छा कोड के अंदर देखो यहाँ पे कोड वर्ड है ना, कोड में दो चीज आती हैं। यहाँ पे आएगा, एक आएगा कोड ऑफ कंडक्ट एंड एक आएगा कोड ऑफ कंप्लायंस। एक आएगा कोड ऑफ कंडक्ट एंड एक आएगा कोड ऑफ कंप्लायंसेस। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट मींस डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड कोड ऑफ कंप्लायंसेस का मतलब होता है कि एक कंपनी में जितने भी लॉ लग रहे हैं उनको ढंग से फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा। तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या आते हैं, डूज एंड डोंट्स, एंड कोड ऑफ कंप्लायंसेस में क्या आते हैं कि एक कंपनी में जितने लॉ लग रहे हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें भी कौन देखेगा, ओवरऑल सुपरविजनिंग कौन करेगा, कंप्लायंस ऑफिसर करेगा कंपनी की। तो और यहाँ पे जिसने वर्ड यूज करा फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, तो फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब क्या है कि उसके पास कोई सीए की डिग्री होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर द अबव पर्पस फाइनेंशियल लिटरेट शैल मीन एक ऐसा बंदा who has the ability to read and understand those financial statement, basic financial statement, example balance sheet, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक ऐसा बंदा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बेसिक तरीके से रीड कर सकता है, तो इसका मतलब हम उसे मानेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेट है। तो मेरे कहने की सेंस ये कि यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेट आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिस पर फाइनेंस की डिग्री हो, सीए हो, एमबीए फाइनेंस हो, है ना, या सीएम में हो या ऐसा कुछ हो जिस पर फाइनेंस की नॉलेज हो, ऐसा नहीं है ना। तो कोई भी ऐसा बंदा जो खाली अगर नॉर्मल ग्रेजुएट भी है लेकिन अगर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की आदत है और उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की नॉलेज है और उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि बैलेंस शीट को कैसे रीड किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे रीड किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे रीड किया जाता है, तो हम मान लेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेट है। अच्छा, अब जो डेफिनेशन कराना चाह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट और बोल लो, मतलब बहुत खतरनाक डेफिनेशन है, कनेक्टेड पर्सन। एक्चुअल में ये अपने आप में खतरनाक नहीं, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें लिंक होंगी ना, फिर ये बड़ी हो जाएगी। तो पेपर में कई बार आया हुआ है, ये पेपर में 2 to 3 टाइम्स डेफिनेशन पूछी हुई है, 2 to 3 टाइम्स सिर्फ डेफिनेशन पूछी हुई है स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टेड पर्सन। तो ये पेपर में आया हुआ है, सिर्फ कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन पूछी हुई है। कनेक्टेड पर्सन क्या होता है मैं तुम्हें पहले बताता हूं, एक्चुअल में ये किस सेंस में बात हो रही है, पहले इसको दिमाग में बिठा लो और फिर उसके बाद अपने आप समझ आ जाएगा। कनेक्टेड पर्सन का यहां पे मतलब क्या है, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, इस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई। अच्छा, इनसाइडर ट्रेडिंग होने का मतलब क्या आपको समझ आ गया कि इस कंपनी की कोई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेस पे लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग कर ली। तो जो लोग इस इनसाइडर ट्रेडिंग के क्राइम में जुड़े हुए थे, इनसाइडर ट्रेडिंग अपने आप में क्राइम है, जो लोग इन लोग इस क्राइम में जुड़े हुए थे, इस ऑफेंस में जुड़े हुए थे, ऑफेंस बोल लो ज्यादा बेटर रहेगा, तो जो लोग इस इनसाइडर ट्रेडिंग के ऑफेंस में जुड़े हुए थे वो उन सबको हम बोलेंगे कनेक्टेड पर्सन, उन सबको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टेड पर्सन। तो हम किस किस बंदे को उस ऑफेंस से रिलेटेड जुड़ा हुआ मान सकते हैं, अब उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं लॉजिक समझ आ गया कि जिस टाइम एक कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग होती है तो उस टाइम कंपनी के अंदर ऐसे कौन कौन से लोग थे जो उस टाइम पे जिस टाइम कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई
उस घटना से, उस ऑफेंस से जुड़े हुए थे उस टाइम पे, और जिन पे शक जा रहा है, और उनसे उन सबको इर्द गिर्द लिया जाएगा। ऑल्दो हो सकता है उसमें से किसी ने गलत करा हो, कुछ ने ना करा हो, लेकिन सेबी इन्वेस्टिगेशन करते दौरान सारे कनेक्टेड पर्सन को पकड़ेगा जो जो उस टाइम पर से जुड़े हुए थे। तो वो किन किन लोगों को कनेक्टेड पर्सन की गिनती में लेगा, अब हम उन्हें पढ़ेंगे कनेक्टेड पर्सन में कौन कौन आता है। तो जरा देखो, कनेक्टेड पर्सन मीन्स मतलब फाइनल, इससे बाहर कुछ नहीं, फाइनल डेफिनेशन है एनी पर्सन हु इज और हैज ड्यूरिंग 6 months प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट। इधर कंसर्न्ड एक्ट का मतलब क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग की बात हो रही है कि मतलब जिस टाइम इनसाइडर ट्रेडिंग हुई तब या उससे पहले वाले 6 महीने में हैज बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस लाइन का मतलब ये है सीधी सी भाषा में, कोई भी ऐसा बंदा जिस टाइम उस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई उस टाइम, इज मींस उस टाइम, या हैज ड्यूरिंग 6 months प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट, या जब इनसाइडर ट्रेडिंग उससे पहले वाले 6 महीने तक अगर वो कंपनी से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हो सकता है वो कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है वो कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो सीनियर लेवल, हो सकता है वो कंपनी का कोई वेंडर हो जिसको कोई खबर मिल गई हो, कंपनी का कोई क्रेडिटर हो, कुछ भी हो, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कंपनी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, डायरेक्टली एग्जांपल लेके बात करता हूं। मान लो तुम सीएस हो, तुम्हें अंदर की खबर मिली, तुम खुद ट्रेडिंग करते हो, अगर उसके बेस पे इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो तो डायरेक्टली हो गया। तुम सीएस उस कंपनी के और तुम्हें खबर मिली, तुमने उस खबर के बेस पे तुम्हें उपसी मिली, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और तुमने उसके बेस पे खुद ट्रेडिंग कर ली, खुद ही ट्रेडिंग कर ली, तो इसका मतलब तुमने डायरेक्ट ट्रेड करा है, इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट ट्रेडिंग। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि मान लो तुमने खुद नहीं करी, तुमने अपनी वाइफ को बोल दिया यार मेरे को अंदर की खबर मिली है लेकिन मैं खुद शेयर बाय करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, तू बाय कर ले, या अपनी किसी फ्रेंड को बोल वो बाय कर ले। तुम किसी के थ्रू बाय करवा रहे हो, खुद नहीं बाय करवा रहे हो, उस कंपनी की ट्रेडिंग खुद नहीं कर रहे, किसी के थ्रू करवा रहे हो, तो हो गई इनडायरेक्टली। तो अगर कोई भी ऐसा बंदा जिस कंपनी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड था उस कंपनी से पिछले 6 महीने में, या जिस टाइम हुई उस टाइम पे वो मतलब तब भी थे और अब भी हैं, इज और हैज है ना, या तो जिस टाइम हो रही थी उस टाइम पे भी थे, या जिस टाइम हो रही थी उस टाइम नहीं, उससे पहले वाले 6 महीने तक वो कभी कंपनी में थे। कई बार ऐसा होता है बंदा जिस टाइम इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उससे पहले वाले 2-3 महीने पहले कंपनी छोड़ के गया होता है, तो इसलिए वो यही कह रहा है कि जिस टाइम इनसाइडर ट्रेडिंग हुई या तो आप उस टाइम कंपनी में थे या उससे पहले वाले 6 महीने में थे, अगर आप कंपनी में कनेक्टेड थे किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आप कनेक्टेड पर्सन माने जाओगे। और दोबारा आगे क्या पढ़ोगे, कनेक्टेड पर्सन मींस, अच्छा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एनी कैपेसिटी, अभी ऐसी क्या आगे चलेगा, इंक्लूडिंग बाय रीजन ऑफ, तो कह रहा है जब आप कंपनी में थे कैसे थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इन एनी कैपेसिटी, एनी कैपेसिटी किसी भी तरीके से आप कंपनी के अंदर जुड़े हुए थे, ये एक ही डेफिनेशन चल रही है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी में था और किसी भी तरीके से कंपनी जुड़ा हुआ था, मींस इन एनी कैपेसिटी, इसको ना ऐसे पढ़ो, मींस ये जो एनी पर्सन है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसको ना, इस लाइन को ना तुम ठीक करो यार, इस डेफिनेशन को मैं ठीक कराता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, इसमें कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस करता हूँ, कुछ छोटे छोटे ऐड ये वो ये ऐड कराऊंगा बस, 1 मिनट। ये इन एनी कैपेसिटी ना इसी के साथ आएगा, ये ऊपर आएगा, ये उसी की लाइन में चलेगा, इन एनी कैपेसिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इन एनी कैपेसिटी, इंक्लूडिंग बाय रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद इट्स ऑफिसर और बाय बीइंग इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल फिड्यूशियरी एम्प्लॉयमेंट रिलेशन। आ गई ना ये बात, अब ये जाके पहला पॉइंट खत्म हुआ है। और कंट्रोल बी, हु इज अ, और हु इज अ, हु लगा दो यहाँ पे, हु इज अ डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉई, है ना, वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, है ना, और तीसरा कौन सा है, दैट अलाउज सच पर्सन
परमानेंट, और ये भी ऊपर ही रहेगा, ये अलग से पॉइंट नहीं बनेगा, ये और नहीं आएगा यहाँ पे। दैट अलाउज सच पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्लूडिंग अ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है ना, बिटवीन हिमसेल्फ एंड द कंपनी, whether temporary or other permanent, that allows such person directly or indirectly to unpublished prices। अब ठीक है, अब ये डेफिनेशन ठीक हुई है क्योंकि वो पॉइंट इनकम्प्लीट थे। अब आगे बढ़ो। हाँ भाई, तो अब पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को। मैं कहूँ ना कुछ गड़बड़ी लग रही है इस डेफिनेशन में, तो अब इसको पढ़ोगे। तो देखो, तो कनेक्टेड पर्सन में कौन आता है? कोई भी ऐसा बंदा जो प्रीवियस 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स को पहले मैं बोल्ड कर दूं, है ना। अबे यार ये क्या हो गया, बंद कैसे हो गई ये? एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। हाँ, तो अब देखो, एनी पर्सन who is or has during 6 months prior to the concerned act। concerned act का मतलब है जिस टाइम इनसाइडर ट्रेडिंग हुई कंपनी में, या तो वो उस टाइम पे उस कंपनी में था या उससे पहले वाले 6 महीने में उस कंपनी में था, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग की बात हो रही है। हैज बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी, वो कंपनी से जुड़ा हुआ था किसी भी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली का एग्जांपल बता दिया, हो सकता है उस कंपनी का एम्प्लॉई था, है ना, या वो एम्प्लॉय नहीं था लेकिन उस एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ था, जैसे उसकी एग्जांपल वाइफ, है ना। इन एनी कैपेसिटी वो जुड़ा हुआ था कंपनी में, बाय रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद हिज ऑफिसर्स, या तो वो कंपनी के ऑफिसर से मिलता रहता था, या बाय बीइंग इन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, या उनका कंपनी से कोई लेना देना था, या कंपनी से कोई फिड्यूशियरी कैपेसिटी थी। एग्जांपल डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर है वो कंपनी के फिड्यूशियरी कैपेसिटी में होते हैं, मतलब कंपनी उस पर, कंपनी डायरेक्टर्स में बहुत ट्रस्ट करती है, या वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में था, एग्जांपल सीएस वगैरह जो मैंने तुम्हें बताया। इनमें से कुछ भी था तो वो इस वजह से कंपनी से जुड़ा हुआ था। ये लोग आएंगे जुड़े हुए में, और कौन लोग आएंगे, या हु इज अ डायरेक्टर। ये देखो यहाँ पे अलग से भी कवर कर दिया, वैसे डायरेक्टर अगर इन्होंने ऊपर एम्प्लॉयमेंट में कवर कर दिया था, या फिड्यूशियरी कैपेसिटी में, तो वहीं कवर हो जाता है, अलग से बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी। या कोई भी ऐसा डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और होल्ड्स एनी पोजीशन इंक्लूडिंग अ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड द कंपनी। मतलब या तो वो कंपनी का डायरेक्टर है, कनेक्टेड पर्सन में तब आ जाएगा। अगर वो कंपनी का ऑफिसर है कोई, एग्जांपल सीईओ, सीएस, सीएफओ, ये ऑफिसर्स हो गए। ऑफिसर में कौन कौन आ गए? सीईओ, सीएफओ, सीएस। एम्प्लॉइज में कौन आ गए? थोड़े इनसे लोअर लेवल पे जो नीचे वाले एम्प्लॉई हैं, थोड़े लोअर लेवल एम्प्लॉइज, है ना। तो लोअर लेवल वाले कुछ एम्प्लॉइज हो गए, बहुत लोअर पर चले ना, चौकीदार वो किधर, मतलब उनसे थोड़े लोअर लेवल वाले वो हो गए, जिनका कंपनी के साथ कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप वगैरह है, भले ही वो कंपनी के टेम्परेरी एम्प्लॉई हैं या कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉई हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। मगर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर उनके पास किसी भी तरीके से अगर उपसी आ गई है, अनपब्लिश्ड प्राइस या आ गई है, या रीजनेबल एक्सपेक्टेड टू अलाउ सच एक्सेस, या तो उनके पास वो उपसी आ गई है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या उनके पास आई नहीं है लेकिन उम्मीद है कि फ्यूचर में आ सकती है ना, या आई नहीं है लेकिन उम्मीद है कि फ्यूचर में आ सकती है, तो भी हम क्या मानेंगे उनको कि वो, या देखो ऐसा हो सकता है ना, या तो उस पर्सन के पास उपसी है कि या लिखा है या रीजनेबल एक्सपेक्टेड टू अलाउ सच एक्सेस, मींस या उसको लग रहा है कि मेरे को कोई और दे देगा। जैसे मान लो मैं एक कंपनी का एम्प्लॉई हूं, मेरे पास, और मैं सीनियर लेवल एम्प्लॉई, तो या तो मेरे पास उपसी है, या मेरा कोई फ्रेंड है जिसको उम्मीद है मेरे से कि भाई उसको उपसी मिल जाएगी क्योंकि मैं दे दूंगा उसको, तो वो मेरी कंपनी का एम्प्लॉई नहीं है लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको मिल जाएगी, तो वो भी इस कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा, जिसको मेरे पास से लेके वो काम करेगा अगर उस उपसी के बेस पे। तो ये सब लोग उपसी की डेफिनेशन में आएंगे। प्लस वो टाइम टू टाइम, देखो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर और कैसे पता लगेगा कनेक्टेड में कौन कौन आ रहा है, तो कह रहा है सेबी बहुत तेज है। सेबी ने पीछे क्या करा, बहुत सारे लोगों को पकड़ने के लिए उनकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स को देखा, सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स, मतलब मैंने अभी तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो कोई पर्सन मिस्टर ए है, अब उसको पता क्या लगा, उसको ये लगा यार मैं अपनी वाइफ के थ्रू, मान लो वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय था सीनियर लेवल, उसके पास उपसी थी, उसको लगा मैं खुद ट्रेडिंग करूंगा
तो मैं फंस जाऊंगा, अपनी वाइफ को बोलूंगा या अपने किसी रिलेटिव को बोलूंगा जिसके ब्लड रिलेशन है तो भी फंस जाऊंगा, अपने किसी फ्रेंड को बोलूंगा तो भी फंस जाऊंगा। तो उसके मन में ये आया कि किसी क्लोज फ्रेंड को बोलूंगा तो भी फंस जाऊंगा, उसके मन में किसी दूर के बंदे को बोलता हूं और उसको बोलूंगा कि भाई एक काम कर, मेरे भी यहाँ पे शेयर ले ले, उसको कुछ कमीशन दे दूंगा। तो मान लो मिस्टर ए ने किसी दूर के बंदे को पकड़ा, तो सेबी इतनी हद तक गिर गया कि सेबी ने तुम्हारी फेसबुक की आइडिया तक चेक करी, लिखा ना सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट तक चेक करी। तो फेसबुक की आईडी से वो पता लगाएंगे कि भाई मान लो कोई बंदा पकड़ा गया जिसके वो उपसी थी, अब ये पता लगाने के लिए कि इसके पास उपसी किस बंदे से है, ये मान लो वो आउटसाइडर था, उसका कंपनी से कोई लेन देन नहीं था, लेकिन उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, उस पर शक है, उसने बहुत बड़े लेवल पर ट्रेडिंग की है। अब ये नहीं पता लग रहा उसने बड़े लेवल पर ट्रेडिंग कैसे करी है, उसको अब अंदर से खबर कैसे मिली है। तो उस बंदे की फेसबुक आईडी खोली जाएगी और देखा जाएगा कि इस बंदे की फेसबुक आईडी में कोई ऐसे बंदे तो नहीं है जो उस कंपनी के एम्प्लॉय थे, लिंक निकालने की कोशिश की जाएगी। तुम सोचो कहां तक सेबी गिरा गया, मतलब वो तो अपना काम कर रहे हैं खैर, मतलब कि कहां तक वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मतलब ये समझो कि तुम अगर ये बोलते हो कि तुमने समझदारी दिखाई है कि चलो यार तुम खुद ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम अपने रिश्तेदारों से भी नहीं करवा रहे, तुम सोच रहे हो किसी दूर के बंदे को पकड़ेंगे, तो सेबी तुम्हारी फेसबुक आईडी तक चेक कर सकता है और देख सकता है कि फेसबुक आईडी, अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स जिसके अंदर वो चेक कर सकता है, तुम्हारा इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी हो गया, कि तुम्हारा किन किन लोगों से कनेक्शन है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लिंक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा कहीं उससे लिंक निकला है। तो कनेक्टेड पर्सन में हम उन लोगों को भी ले लेते हैं। तो ये कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन थी। अब आती है इनसाइडर की डेफिनेशन। तो इनसाइडर में कौन कौन आता है? इनसाइडर के अंदर, इनसाइडर मतलब एक ऐसा बंदा जिसको अंदर की खबर है। तो कह रहा है इनसाइडर मींस एनी पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन। अब कनेक्टेड पर्सन कौन होता है आप पूरा पढ़ चुके हो ऊपर। तो कह रहा है जो कनेक्टेड पर्सन है उसे हम हमेशा इनसाइडर मानते ही हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि उसके अंदर की खबर हमेशा है ही, या तो उस पर डायरेक्टली खुद आई होगी क्योंकि वो उस कंपनी में एम्प्लॉय था, क्योंकि कनेक्टेड पर्सन में ज्यादातर कौन लोग आते हैं जो उस कंपनी से कनेक्टेड है। और कंपनी से कनेक्टेड कैसे हो गया? जब हम कनेक्टेड पर्सन बोल रहे हैं, कनेक्टेड का मतलब क्या है कि आप उस कंपनी से कनेक्टेड हो जिस कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। कनेक्टेड का मतलब क्या है? कनेक्टेड पर्सन मींस दैट यू आर connected with that company. It means that you are connected with that company. आप उस कंपनी से क्या थे? कनेक्टेड थे। You are connected with that company in which insider trading has taken place. तो जिस भी कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, आप उस कंपनी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे, तो उसे हम बोलते हैं कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में उन लोगों को हम गिनते हैं, है ना। अब ये हमने कनेक्टेड पर्सन में कंपनी के उसमें एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, वो लोग तो आते ही हैं, उनके रिलेटिव्स भी आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे शब्द यूज हो रहा है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज है ना, ये डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉइज जो किसी तरीके से कंपनी में कनेक्टेड है, तो वो तो है ही है कनेक्टेड पर्सन। और कह रहा है इसके अलावा और इन पोजेशन ऑफ और हैविंग एक्सेस टू उपसी, मतलब एक ऐसा बंदा जो ना तो उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉई है, ना उन एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स का रिलेटिव है, ना ऑफिसर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास फिर भी वो उपसी आ गई है किसी तरीके से, तो हम उसे इनसाइडर मान लेंगे। अब वो किस तरीके से आ सकती है, मैं उसका एग्जांपल देके समझाता हूं तुम्हारे को किस तरीके से आ सकती है। मैं और एग्जांपल देके समझाता हूं तुम्हारे को, रुको इसका भी एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को बहुत अच्छा। क्या बोल रहा है ये सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है? कह रहा है इनसाइडर में कौन कौन आता है? एक तो कनेक्टेड पर्सन आता है, और कनेक्टेड पर्सन कौन हमने ऊपर पढ़ लिया कि एक ऐसा बंदा या तो जो उस कंपनी में 6 महीने के टाइम जब ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुई उससे पहले उस कंपनी में 6 महीने तक था, या उस टाइम पे भी था, या फिर उस कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉई, या कोई भी ऐसा बंदा जिसका उस कंपनी से किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक था। तो ऑब्वियसली बात है कि इन लोगों के रिलेटिव्स भी कवर हो गए इनडायरेक्टली में, तो वो सब तो कवर है ही है। प्लस के अलावा कोई ऐसा बंदा जो कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई है किसी तरीके से, उपसी पहुंच चुकी है उसके पास किसी तरीके से, तो उसको हम इनसाइडर की कैटेगरी में ले लेंगे। कनेक्टेड में नहीं ले रहे क्योंकि उसका आपसे कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच गई है तो उसे हम किस में ले लेंगे? इनसाइडर की डेफिनेशन में ले लेंगे। ठीक है, अब जरा इसको पढ़ते हैं। इसमें इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, मिस्टर ए इस कंपनी का सीनियर ऑफिसर है और इसके पास इस कंपनी की उपसी है। हम मान लो ये किसी बार्बर की शॉप पे गया हेयर कट कराने,
बार्बर की शॉप पे गया हेयर कट कराने, और मान लो इसको किसी का फोन आ गया, ये को किसी कंपनी के बंदे का, और ये कंपनी में फोन से बात कर रहा है, कंपनी के एम्प्लॉय से फोन पे बात कर रहा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है वगैरह वगैरह, जो भी बिजनेस डीलिंग की बातें हो रही हैं। तो उसके अंदर कुछ कंपनी की जो पर्सनल बातें हो रही थी कि भाई कंपनी अभी फ्यूचर में इतना डिविडेंड लाएगी या कंपनी कुछ ये करेगी वो करेगी, वो सारी बातें फोन पे चल रही थी और वो सारी बातें बार बार सुन रहा था, सारी बातें बार बार सुन रहा था। मतलब अभी तक वो पब्लिक नहीं हुई है वो चीजें, वो आपस की सीनियर ऑफिसर के, उस कंपनी के, ये सीनियर ऑफिसर कंपनी का एम्प्लॉय और उस कंपनी के किसी बंदे के साथ इसकी बातें हो रही थी, और ये बार बार सारी चीजें सुन रहा था, और इस बार बार ने उन सारी चीजों को सुनने के बेस पे ट्रेडिंग कर ली। तो अगर कल को ये पता लग जाए कि बारबर पे इतना शक, अगर मान लो कोई बंदा बहुत बड़े लेवल, बारबर को पता लगा यार अच्छा इस कंपनी में ऐसे होने वाला है, एक काम करता हूँ मार्केट से भी लोन उठा लेता हूँ, फटाफट ट्रेडिंग करता हूँ, इस कंपनी के शेयर खरीदता हूँ ताकि अब तो बढ़ना ही है, सब कुछ होना ही है, तो उसके बेस पे ट्रेडिंग कर लेता हूँ। अगर ये ऐसा कुछ करता है और इसने बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडिंग कर लिया और ये पकड़ा गया, तो हम इसको पता लगाएंगे इससे कि भाई तेरे पास ये ओप्सी कहाँ से आई, तूने इनसाइडर ट्रेडिंग क्यों करी, इससे पता लगा तो ये बताएगा कि ऐसे ऐसे आया था मेरे पास वो, तो इसका ये उनके कनेक्टेड तो नहीं है, अब इसका बारबर का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, ना तो उसके रिलेटिव में आ रहा है ना कुछ है, लेकिन स्टिल हम इसको उस कैटेगरी में ले लेंगे कि एक ऐसा बंदा जिसके पास उस ओप्सी का एक्सेस था या उसकी जानकारी थी, तो वो भी इनसाइडर में, तो इसे हम इनसाइडर मानेंगे, इसे हम इनसाइडर, बारबर को भी हम इनसाइडर मानेंगे। बात समझ आ गई। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी। ये तो वो है कि देखो, एक तो वो कनेक्टेड पर्सन कौन है इनसाइडर के अंदर, वो तो है ही है, प्लस एक ऐसा बंदा जिसके पास वो ओप्सी है, किसी भी तरीके से आ गई है, किसी भी तरीके से, उसे भी इनसाइडर मानेंगे। अब हम कनेक्टेड पर्सन में तीसरी कैटेगरी ले रहे हैं, पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन, मतलब ये वो लोग हैं जो इस डेफिनेशन में तो नहीं आ रहे लेकिन स्टिल हम इन्हें कनेक्टेड पर्सन मानेंगे। इसका ये वाले कनेक्टेड पर्सन है एक्चुअल कनेक्टेड पर्सन है जिनको लॉ बोलता है कि कनेक्टेड है, और ये वाले जो है ये भी लॉ ही बोलता है कि हम इन्हें कनेक्टेड की डेफिनेशन में नहीं ले रहे, लेकिन हम ये क्योंकि ये भी कनेक्टेड वालों से ही जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली, तो हम इनको भी कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में ही लेंगे, इनको भी हम कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में लेंगे। जैसे मैं तुम्हारे को भी ऊपर बताया, अब ये डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉई है, इसमें यहाँ पे इनका रिलेटिव कहीं पे भी वर्ड नहीं लिखा रिलेटिव, लेकिन मैंने तुम्हें बोला कि इनके जो रिलेटिव है वो भी कनेक्टेड माने जाएंगे, तो वो कहाँ लिखा, वो नीचे लिखा है, देखो कि देखो इनके जो इमीडिएट रिलेटिव है वो भी कनेक्टेड, पर जो कनेक्टेड पर्सन के इमीडिएट रिलेटिव है उन्हें भी हम क्या मानेंगे, डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैं उस कंपनी का ऑफिसर, सीनियर, मैं खुद ट्रेडिंग नहीं कर, मगर मैं तो कनेक्टेड पर्सन हूं, लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा, तो मैं अपनी वाइफ के थ्रू करवा रहा हूं, तो वो कनेक्टेड कैसे बन जाएगी, वो डीम्ड टू बी कनेक्टेड होगी क्योंकि वो मेरी इमीडिएट रिलेटिव में आ जाएगी। अब अच्छा, इमीडिएट रिलेटिव भी कौन होता है, इसकी डेफिनेशन अलग से दी हुई है, वो भी पढ़वाऊंगा, ये नीचे ये भी कौन होता है पढ़वाऊंगा। तो अभी तुम्हारे पेपर में दोनों तरीके से पूछ सकता है, व्हाट इज कनेक्टेड पर्सन एंड व्हाट आर दोज पर्सन हु आर डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन, वो ऐसे भी पूछ सकता है। तो कनेक्टेड पर्सन में कौन कौन आता है आप जरा देखेंगे। तो कहता है पर्सन इज डीम्ड टू बी अ कनेक्टेड पर्सन अनलेस, इस लाइन को समझना है अभी, क्या बोलता है, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ कनेक्टेड पर्सन अनलेस द कंट्ररी इज एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश मींस प्रूव्ड, अनलेस द कंट्ररी इज प्रूव्ड। अब इस लाइन का मतलब क्या है, अनलेस द कंट्ररी इज प्रूव्ड मींस, इस लाइन का मतलब ये है कि लिख लो कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन लोगों पे है, इनमें प्रूव करने पड़ेगा कि मेरे पास उपसी नहीं है, वरना डाउट इन्हीं पे जाएगा। मतलब वो ये कह रहा है, मतलब मेरे कहने की सेंस ये है, अनलेस द कंट्री इज प्रूव्ड का मतलब ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन लोगों पे है, जो ये लिस्ट है ना, इन लोगों पे बर्डन ऑफ प्रूफ है कि कल को अगर ये फंसते हैं तो इनको प्रूफ, मान लो अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग होती है और कोई कनेक्टेड पर्सन फंसता है, मान लो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है और मान लो कोई कंपनी का सीनियर ऑफिसर फंसता है, तो उस पर तो उपसी थी, तो वो तो फंसेगा ही। सीनियर ऑफिसर अगर इनमें से कोई फंसता है, कनेक्टेड पर्सन फंसता है, वो तो फंसेंगे ही। लॉ कहता है इनको भी कैटेगरी में ले लेंगे, इनको भी फंसा देंगे साथ में, इनको प्रूव करना पड़ेगा कि इनोसेंट है और इन्होंने कुछ गलत नहीं करा। तो अनलेस द कंट्री इज प्रूव्ड का मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन लोगों के ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ फॉलोइंग पर्संस के ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ फॉलोइंग पर्संस के ऊपर है, इन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि इनके पास उपसी नहीं थी, इनके पास उपसी नहीं थी, उपसी नहीं थी, वरना ये फंस जाएंगे। तो अनलेस द कंट्री इज प्रूव्ड का मतलब यही है कि अगर तुम अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाए तो हम तुम्हें डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन मान लेंगे, और अगर तुम्हें डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन मान लिया तो उसका तुम भी इनसाइडर की कैटेगरी में ही आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है
ये तो वो पर्सन है जो एक्चुअल में कनेक्टेड है, और यहाँ पे वो है जो डीम टू बी कनेक्टेड मान लिया जाएंगे। और जैसे ही आपको मान लिया जाएगा कनेक्टेड, तो फिर तो आप यहाँ आ गए ना इनसाइडर की डेफिनेशन में, क्योंकि इस कनेक्टेड पर्सन में तो दोनों आएंगे, एक्चुअल वाले भी डॉट डीम वाले भी। तो अगर आप किसी भी तरीके से कनेक्टेड निकले एक्चुअली डीम, डीम मींस मान लिया जाएगा, तो आप फंस जाओगे। और आप फंस गए और इनसाइडर की डेफिनेशन में फॉल कर गए, तो बस समझ जाओ तुम्हारे ऊपर तो पेनल्टी बहुत तगड़ी लगेगी इनसाइडर ट्रेडिंग वाली। तो पहले कौन कौन आता है कनेक्टेड पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन में? या तो इमीडिएट रिलेटिव, जो ऊपर वाले कनेक्टेड पर्सन है उनके इमीडिएट रिलेटिव। अच्छा, ऊपर वाले कनेक्टेड पर्सन में कौन कौन आते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज। तो उनके जो रिलेटिव है इमीडिएट रिलेटिव। अब ये इमीडिएट रिलेटिव कौन होता है? वैसे तो मैं एकदम नाम से क्लियर हो रहा होगा, बहुत क्लोज रिलेटिव वाले, वाइफ, पेरेंट्स वगैरह वगैरह। तो वो तो कवर है ही है डीम टू बी कनेक्टेड में। और कौन कवर है? अच्छा, यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना पर्सन। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ पर्सन, तो पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है, एग्जाम्पल कंपनी, और पर्सन में नेचुरल पर्सन भी आता है। पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है और पर्सन में नेचुरल पर्सन भी आता है। तो इसका मतलब मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, तो अगर मान लो इस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, अगर इस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, अगर हुई है, तो इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी एंड इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी, इन तीनों में से कोई भी लोग इस कंपनी में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों भी क्या माने जाएंगे? डीम टू बी कनेक्टेड। डीम टू बी कनेक्टेड, इसका मतलब डीम टू बी कनेक्टेड का मतलब ये है कि मान लो अगर इस कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, तो इस कंपनी की उपसी जो है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई ये कुछ नया लाने वाली है, तो ये अपनी होल्डिंग कंपनी को भी बताएगी, अपनी सब्सिडरी को भी बताएगी, एसोसिएट को भी बताएगी। तो उनके पास उपसी है, तो ये होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी इस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग नहीं करेंगे उस उपसी के बेस पे, ये कहना चाह रहा है वो, क्योंकि हम उन्हें भी क्या मानेंगे? डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन। तो मतलब जिस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है उसकी होल्डिंग कंपनी भी उसके लिए डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन। पर्सन वर्ड है ना, तो पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं, नेचुरल भी आते हैं। ऊपर तक तो हम नेचुरल पर्सन की बात कर रहे थे, तो ये जो लोग हैं ये कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो मतलब जिस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है उसके, अच्छा एक कंपनी भी तो दूसरी कंपनी के शेयर लेती है, तो मान लो जिस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, ऐसा ना हो कि उस इनसाइडर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हाथ उसकी होल्डिंग कंपनी का ही है, उसकी होल्डिंग कंपनी नहीं उस उपसी के बेस पे बहुत सारे शेयर खरीद लिए उस कंपनी के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी भी उसकी क्या है? डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है। तो इसका इन्होंने भी अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग में इनका भी कोई हाथ निकला, तो इनको भी इस पेनल्टी लगेगी, इनको भी लगेगी। तीसरा है एन इंटरमीडियरी एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट और एन एम्प्लॉई और डायरेक्टर देयर ऑफ। इस लाइन का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे इंटरमीडियरी का मतलब क्या है? इंटरमीडियरी का मतलब है ब्रोकर। इंटरमीडियरी का मतलब क्या है? ब्रोकर, जो ब्रोकर्स होते हैं। अच्छा, इंडिया में बड़े सारे जो ब्रोकर्स हैं वो तो इंडिविजुअल्स भी होते हैं, कंपनी की फॉर्म में भी होते हैं। जैसे एसएमसी है, एसएमसी एक कंपनी है जो ब्रोकर का काम करती है, इंडिया में स्टॉक मार्केट ब्रोकर का काम करती है। ये आपको शेयर खरीदना, बिकवाना, आपको गाइड करना कि किस कंपनी में पैसा लगाना, किस में नहीं लगाना, ये गाइड करती है। तो अगर कह रहा है अच्छा ये कंपनी है, तो इस कंपनी, ये एक कंपनी है, तो इस कंपनी में एम्प्लॉइज भी होंगे, इस कंपनी में डायरेक्टर्स भी होंगे, सब कुछ होंगे, डायरेक्टर्स भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो कह रहा है अगर कोई इंटरमीडियरी कंपनी, जो हमारी कंपनी की इंटरमीडियरी कंपनी है, जिसको हम सेबी सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग इंटरमीडियरी मान रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरमीडियरी सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग किसको मानते हैं? ब्रोकर को। तो अगर वो ब्रोकर कंपनी की फॉर्म में है, तो वो ब्रोकर, वो कंपनी खुद या उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय या डायरेक्टर दे रहा है, मतलब उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय या डायरेक्टर, ये लोग भी क्या माने जाएंगे? डीम टू बी कनेक्टेड। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं ही इस कंपनी का ब्रोकर हूं, मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड है और ये लिस्टेड कंपनी है, और इसकी उपसी इस ब्रोकर के पास चली गई है किसी तरीके से, तो ये ब्रोकर उस उपसी के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करेगा। ब्रोकर के पास, लिस्टेड कंपनी की उपसी किसके पास चली गई है? ब्रोकर के पास। ब्रोकर कौन है? कंपनी है, उपसी। तो ना तो ये ब्रोकर खुद ट्रेड करेगा उस उपसी के बेस पे, ना उस कंपनी के एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स उस उपसी के बेस पे ट्रेड करेंगे इस कंपनी के अंदर। तो ले दे के सीधी सी भाषा में बात हो गई, ये भी डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब इन लोगों को भी हम कनेक्टेड मानेंगे, इन पे भी शक जाएगा, इन पे भी शक जाएगा कि ये लोग भी गलत कर रहे हैं, तो ये भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इन पे भी शक जाएगा। और अगर ये फंस गए तो फिर तुम्हें पता ही क्या होगा इनका। नेक्स्ट,
एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एन एम्प्लॉय कंपनी और डायरेक्टर दे रहा हूं। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी कौन है? जो हमारी कंपनी, मान लो जो एक्स लिमिटेड है, एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसको गाइड करती है इस कंपनी को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो आपको, जिसका मेन काम होता है लोगों दूसरी कंपनियों के शेयर डिबेंचर में इन्वेस्ट करना। तो मान लो एक वाई लिमिटेड है, इसका काम ही क्या है? इन्वेस्टमेंट करना बड़े लेवल पे। इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका काम होता है शेयर डिबेंचर्स को एक्वायर करना, दूसरी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को एक्वायर करना, इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम होता है। अब मान लो वो आपकी कंपनी के बहुत हैवी लेवल पे शेयर्स लेकर बैठी है, तो उसका बहुत बड़ा कंट्रोल है आपकी कंपनी के अंदर, और इसके पास अगर कोई उपसी आ गई आपकी इस कंपनी के पास किसी भी तरीके से, किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से, तो ये उस उपसी के बेस पे आपकी कंपनी ट्रेडिंग नहीं करेगी, क्योंकि हम उसको भी कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में ले रहे हैं। और अगर तुम अपने आप को जेन्युइन प्रूव नहीं कर पाए तो तुम ऐसे भी कनेक्टेड में ले रहे हैं, तुम ऑटोमेटिक फंस जाओगे, है ना। नेक्स्ट आता है एन ऑफिशियल ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज और ऑफ अ क्लियरिंग हाउस और कॉर्पोरेशन। अच्छा, क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन तुम्हें पता ही होगा कौन होते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हो, बेचते हो, तो स्टॉक मार्केट तो एक मार्केट है, लेकिन आपका शेयर सामने वाले के अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से डेबिट करवाकर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करवाना, ये पूरी और आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से डेबिट करवा के सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट करवाना, इस पूरी चीजों को क्लियर करवाने का काम क्लियरिंग हाउस का होता है। किसका होता है? क्लियरिंग हाउस का। तो स्टॉक एक्सचेंज को तो आप टाइम टू टाइम खबर देते ही हो। अच्छा, आपको पता होगा कोई भी कंपनी, मान लो कोई भी कंपनी जब बोर्ड मीटिंग करती है ना, कोई भी कंपनी जब बोर्ड मीटिंग करती है, तो उसके विद इन 15 मिनट्स के अंदर, बोर्ड मीटिंग होने के विद इन 15 मिनट्स के अंदर उनको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है। विद इन 15 मिनट्स के अंदर, कुछ जगहों पे 15 मिनट्स है, कुछ जगहों पे 30 मिनट्स है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है। क्या करना पड़ता है? उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है उन्होंने उस बोर्ड मीटिंग में क्या डिसीजन लिया। इंटीमेट करना पड़ता है कि उन्होंने उस बोर्ड मीटिंग में, इस बोर्ड मीटिंग में क्या डिसीजन लिया, बताना पड़ता है। अच्छा, ये तो बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया, अभी तक तो पब्लिक में आया नहीं है। पब्लिक में तो मान लो अगर ये कंपनी इस बार डिविडेंड 5 टाइम्स रेकमेंड कर रही है, तो आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड को रेकमेंड करते हैं। अप्रूव तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के आगे होता है। तो अभी तक तो शेयर होल्डर को बात पता ही नहीं है कि इस बार डायरेक्टर 5 गुना देना चाहते हैं। लेकिन कंपनी ने अगर बोर्ड मीटिंग करा दी और वो लिस्टेड कंपनी है, तो उसको तो 15 मिनट के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग ओवर होने के किसको बताना है? स्टॉक एक्सचेंज को बतानी है कि इस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिया गया। तो ऐसा ना हो कि वो स्टॉक एक्सचेंज वाले खुद ही, या स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स या क्लियरिंग हाउस वाले खुद ही, या स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑफिशियल्स हैं टॉप लेवल पे, वो खुद ही उस कंपनी की ट्रेडिंग करने लग गए उपसी के बेस पे, क्योंकि उनके पास तो अंदर की खबर आ गई। आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज पे तो अंदर की खबर आती रहती है किस कंपनी में क्या होने वाला है। तो अभी तो बोर्ड मीटिंग में उन्होंने रिकमेंड करा कि भाई इस बार हम 5 गुना डिविडेंड देंगे, लेकिन अभी तक शेयर होल्डर को तो बात पता ही नहीं है, पब्लिक में तो आई नहीं है बात। शेयर होल्डर को बात कब पता लगेगी? जनरल मीटिंग में, क्योंकि मैंने तो बताया था कि डिविडेंड को रेकमेंड कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन अप्रूव कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर को तो बात जनरल मीटिंग में पता लगेगी, और पता चले जी तुम लोग उस उपसी के बेस पे, तुमने इस कंपनी ने डिसीजन जो भी लिया 15 मिनट में बोर्ड मीटिंग ओवर होने के आपको बता दिया, और स्टॉक मार्केट के जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद ही लगे पड़े हैं उस उपसी के बेस पे ट्रेडिंग करने में। तो ये भी अलाउड नहीं है, हम उन्हें भी कनेक्टेड पर्सन की कैटेगरी में लेंगे। फिर नेक्स्ट, अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड और ऑफ अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ म्यूचुअल फंड और इज एम्प्लॉई देयर ऑफ। अच्छा, आपको पता होगा म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है? आपसे पैसा लेकर अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाना, तभी तो उसका नाम है म्यूचुअल फंड, मिला जुला फंड, कि वो आपसे पैसा कलेक्ट करते हैं और अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो मान लो अगर किसी म्यूचुअल फंड को आपकी कंपनी की कोई अंदर की खबर आ चुकी है, अभी से आ चुकी है, अभी तक वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुई है ना, या आपकी म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉइज को खबर आ चुकी है, तो भी आप उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, तब भी तो भी आप उसके बेस पर ट्रेडिंग नहीं करोगे, क्योंकि आप डीम टू बी रिलेटेड में हो। फिर नेक्स्ट, अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉई ऑफ अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इनका काम क्या होता है? लोन देना। इनका काम क्या होता है? तो क्रेडिटर है, लोन देते हैं कंपनीज को। तो अभी क्या कहता है, इसको हम क्यों मानते, अच्छा इन्हें हम कनेक्टेड पर्सन क्यों मान रहे हैं? होता क्या है कि जब भी ये कंपनी लोन लेती है, मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, मान लो इसने किसी पीएफआई से लोन लिया हुआ है, पीएफआई से लोन लिया हुआ है, तो जनरली ये लोग क्या करवाते हैं, जब ये लोग पीएफआई, और मान लो इसने 100 करोड़ का लोन दिया इस कंपनी को, बहुत बड़े लेवल का लोन है, 100 करोड़ का लोन है, तो होता क्या है कि जब इतने बड़े अमाउंट का लोन देते हैं ना, तो एक लोन एग्रीमेंट साइन होता है, और ये लोग उस लोन एग्रीमेंट में लिखवा देते हैं, क्या लिखवा देते हैं कि आपकी कंपनी जो भी मेजर डिसीजन लेगी, तो पहले हमारी परमिशन लेगी साथ में। शेयर होल्डर की, जब देखो जब भी कोई कंपनी काम करती है वो शेयर होल्डर की परमिशन तो लेती ही है, लेकिन इस कंपनी में क्रेडिटर का भी इतना पैसा लगा हुआ है, तो इस कंपनी ने ना लोन एग्रीमेंट में लिखवा रखा है, इन पीएफआई वालों ने, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वालों ने, कि भाई जब भी आपकी कंपनी कोई मेजर डिसीजन लेगी तो हमारा अप्रूवल लेगी। हमारा क्या लेगी? अप्रूवल। अब मान लो आपकी कंपनी कोई मेजर डिसीजन लेने जा रही है,
कुछ भी हो सकता है कि वो कुछ भी उनका प्लान हो फ्यूचर में कि बड़ा प्रोजेक्ट लगाएंगे, है ना, या ज्यादा डिविडेंड रेकमेंड करेंगे या कुछ भी करेंगे, कोई चीज बेचेंगे या कोई चीज खरीदेंगे, कोई बड़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ भी इनका प्लान है, तो इनको पहले किसका अप्रूवल लेना है? पीएफआई का। अब ये पीएफआई का अप्रूवल ले रहे हैं, लेकिन वो इसको बता रहे हैं, अभी तक ये बात पब्लिकली तो आई नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस पीएफआई को बताया वो पीएफआई ही आपकी कंपनी की ट्रेडिंग करने लग गया बड़े लेवल पे, क्योंकि इसको अंदर की खबर मिल गई कि भाई मान लो अगर ये कंपनी ये बताती है कि भाई हम लोग आगे 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे 50 करोड़ की। अब ऑब्वियसली बात है कि इतना बड़ा अमाउंट तुम लगा रहे हो, तो तुम जिस पीएफआई का तुमने 100 करोड़ ले रखा उसको तो बताओगे। अभी तुमने ये बात पब्लिकली किसी को नहीं बताई है, अभी तक तुम सिर्फ पीएफआई को बता रहे हो ये बात, क्योंकि उसका अप्रूवल लेना है। अब पीएफआई से तुमको, पीएफआई को तो बात पता लगी जाएगी क्योंकि तुम उनसे अप्रूवल लेने जा रहे हो, पता चले पीएफआई उसके बेस पे खुद ही क्या करने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लग जाए, इनसाइडर ट्रेडिंग करने लग जाए, तो वो कहता है अलाउड नहीं है, वो भी अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है एन ऑफिशियल और एन एम्प्लॉई ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड और ऑथराइज्ड बाय सेबी। अच्छा, इंडिया में ना बड़ी सारी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऐसी रेगुलेशंस, ऐसी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को रेगुलेट करती हैं। जैसे एग्जांपल हमारा आईसीएसआई है, ये खुद भी अपने आप में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हें पता है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए खुद ही रेगुलेशंस इशू करती है। जैसे आपको पता होगा सीएस इंस्टीट्यूट अपने आप को इशू करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस भी इशू करता है, जो उनके इंस्टीट्यूट को खुद को फॉलो करनी होती है। आईसीएसआई की रेगुलेशंस भी आती हैं, मतलब अपने आप को कंट्रोल करने के लिए खुद ही की रेगुलेशंस लाई जाती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसे ना इंडिया में अलग अलग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग पर्पस के लिए है ना। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं तो इंडिया में म्यूचुअल फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इंडिया में, अगर मैं तुम्हें म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, तो अगर मैं तुमसे म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स के लिए इंडिया में एक एसआरओ है, इसको हम शॉर्ट में एसआरओ बोलते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को। म्यूचुअल फंड्स के लिए इंडिया में एक एसआरओ है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये म्यूचुअल फंड्स कैसे रेगुलेट होंगे और अपने आप को भी कैसे चलाना है, ये सब खुद ही बताती है। ऑफ इंडिया, तो ये भी क्या है? म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये भी क्या है? कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आ रहे हैं ये लोग भी। तो क्यों, अच्छा ये लोग क्यों कनेक्टेड पर्सन डेफिनेशन में आ रहे हैं? ये जैसे मैंने तुम्हें एक बताई, कोई भी ऐसी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो सेबी की भी हो सकती है, मान लो सेबी की भी बड़ी सारी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जो सेबी के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड की बॉडी भी जो इंडिया में बनती है सेबी के कहने में बनती है, क्योंकि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। तो कोई ऐसी कंपनी जिसका आपसे कनेक्शन है, कोई सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपसे कनेक्शन है, या उस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी कंपनी के शेयर वगैरह ले रखे हैं, है ना, और वो उसके बेस और उनके पास आपकी कोई उपसी है और उसके बेस पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्यूचर में आपके इनसाइडर ट्रेडिंग, तो वो भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, बैंकर ऑफ द कंपनी। अब अच्छा, ऊपर जब पीएफआई की बात कर दी तो बैंकर की बात तो ऑटोमेटिक हो जाएगी कि अगर आपने किसी बैंकर से लोन लिया बैंक से, तो उस बैंक का बैंकर भी आपकी कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास आपकी कंपनी की सारी खबर है। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंसर्न, फर्म, ट्रस्ट, एचयूएफ या कंपनी या कोई भी एसोसिएशन पर्सन जहां पे डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और इज इमीडिएट रिलेटिव और या बैंकर ऑफ द कंपनी हैज मोर देन 10% ऑफ द होल्डिंग और इंटरेस्ट। मतलब वो ये कह रहा है, मान लो आपकी कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड, आपकी कंपनी का डायरेक्टर या आपकी कंपनी के डायरेक्टर का इमीडिएट रिलेटिव या आपकी कंपनी का बैंकर, 3 बंदों की बात हो रही है, आपकी कंपनी का डायरेक्टर, आपकी कंपनी का इमीडिएट रिलेटिव या आपकी कंपनी का बैंकर। अगर इन तीनों में से किसी का किसी दूसरी कंपनी में 10% लिखा है, कितना है? मोर देन 10% की शेयर होल्डिंग है, अगर इस कंपनी के अंदर मोर देन 10% की शेयर होल्डिंग है, अगर आपकी कंपनी के डायरेक्टर की, आपकी कंपनी के उस डायरेक्टर के इमीडिएट रिलेटिव की, या आपकी कंपनी के उस डायरेक्टर के या आपकी कंपनी के बैंकर की, अगर दूसरी किसी कंपनी के अंदर 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, तो ये कंपनी भी आपकी कंपनी, और इस कंपनी में मान लो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, इनसाइडर ट्रेडिंग एक्स लिमिटेड में हुई है, तो आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, इमीडिएट रिलेटिव में उन डायरेक्टर्स के या जो बैंकर है आपकी कंपनी का, अगर इनमें से किसी ने किसी दूसरी कंपनी के अंदर 10% ज्यादा की होल्डिंग करी है, तो दूसरी कंपनी भी आपकी कंपनी की क्या मानी जाएगी? डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन। डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन।
मानी जाएगी। ऐसा हो सकता है ना कि भाई ये डायरेक्टर्स, इमीडिएट रिलेटिव और बैंकर खुद इस कंपनी के शेयर ना ले रहे हो, लेकिन इनको अंदर की खबर थी तो इन्होंने इसको बता दिया दूसरी कंपनी को कि भाई तू इस कंपनी के शेयर ले ले, और इन तीनों का इस कंपनी में मोर देन 10% का स्टेक था, इनमें से किसी का भी, या तो डायरेक्टर का या इनके इमीडिएट रिलेटिव का या बैंकर का 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग थी इनके पास इस कंपनी की, तो ये कंपनी हमारी कंपनी के लिए क्या मानी जाएगी? कनेक्टेड पर्सन मानी जाएगी। बात समझ आती है? ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? क्लियर। अच्छा, और खाली कंपनी नहीं, यहां पे बड़ी सारी चीजें कवर हो रही हैं। ये तो कंपनी हो गई, ये तो कंपनी है। कंपनी के अलावा ट्रस्ट, HUF, पार्टनरशिप फर्म, और किसी भी तरीके की एसोसिएशन ऑफ पर्संस, AOP एटसेट्रा है। और इनमें से इस कंपनी के डायरेक्टर का या इस डायरेक्टर के एग्जीक्यूटिव का या इस कंपनी के बैंकर का, अगर इनमें से किसी का भी इस कंपनी में, इस ट्रस्ट में, HUF में, पार्टनरशिप फर्म में या AOP में 10% से ज्यादा का पैसा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कंपनी, ट्रस्ट, HUF, पार्टनरशिप फर्म या AOP, ये सब हमारी कंपनी के लिए क्या है? डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन है। तो इसका अलावा ये बता रहा है कि इसका अलावा ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, और ये अपने एम्बिट में, एम्बिट मीन स्कोप में बहुत सारे लोगों को ले आई जो कवर नहीं भी हो सकते थे, लेकिन उनको भी इन्होंने कवर कर दिया ताकि किसी को भी नहीं छोड़ा जाए। अब इमीडिएट रिलेटिव कौन होते हैं, अब उसको समझेंगे। इमीडिएट रिलेटिव कौन होते हैं, अब उसको समझेंगे। ठीक है जी। तो गाइस अब हम इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इमीडिएट रिलेटिव कौन होता है जरा देखो, क्योंकि आपने पढ़ा कि जो ऊपर डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन है उनके अंदर इमीडिएट रिलेटिव भी आते हैं, तो इनके इमीडिएट रिलेटिव कौन कौन माने जाएंगे अब उनको पढ़ते हैं। इसका मतलब कनेक्टेड पर्सन जो होते हैं वो इनसाइडर की डेफिनेशन में आते हैं, और ये वो लोग हैं जो डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन है, और डीम्ड टू बी कनेक्टेड को भी मतलब हम कनेक्टेड ही मान रहे हैं, इसका मतलब ये भी इनसाइडर की डेफिनेशन में आ रहे हैं। और इन्हीं डीम्ड टू बी कनेक्टेड में पहला पॉइंट था इमीडिएट रिलेटिव, तो वो कौन होता है जरा देखते हैं कि इमीडिएट रिलेटिव में कौन कौन आता है। पहला आता है इमीडिएट रिलेटिव मींस स्पाउस ऑफ अ पर्सन, स्पाउस ऑफ अ, अच्छा यहां पे ना वर्ड अ स्पाउस था, यहां पे ना वर्ड क्या था? अ स्पाउस, शॉर्ट में अ स्पाउस ऑफ अ पर्सन। अब एक बच्चे के दिमाग में चीज आती है, सुनना ध्यान से, अ स्पाउस ऑफ अ पर्सन, यहां पे अ स्पाउस है। अच्छा स्पाउस कौन होता है? मान लो एक हस्बैंड है, तो हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ स्पाउस है। मान लो अगर ये हस्बैंड एक्स लिमिटेड का एम्प्लॉई है, हस्बैंड एक्स लिमिटेड का क्या है? एम्प्लॉई है, और इसके पास अंदर की इंफॉर्मेशन है, इसके पास उपसी है, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसके पास है, और ये इसकी वाइफ है जो इसकी स्पाउस है। और सेम उल्टा, अगर इसकी वाइफ इस कंपनी की एम्प्लॉई है, अगर वाइफ एम्प्लॉई है तो हस्बैंड इसके लिए कौन हो जाएगा? इसका स्पाउस। तो वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है, हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है। ये बात समझ आती है ना? स्पाउस है, ये बात समझ आती है। अब समझने वाली चीज ये है कि मान लो अगर एक बंदा, इसके पास इंफॉर्मेशन, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, अब ऐसे बनाते चलते हैं। मान लो अगर एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड के अंदर मान लो मिस्टर ए है, ये इस कंपनी का सीनियर ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है, और इसके पास इस कंपनी की उपसी है। तो अगर कल को अगर कंपनी का इस पे शक जाता है तो ये तो कनेक्टेड पर्सन है ही, और किस किस को कनेक्टेड मानेंगे? इसके इमीडिएट रिलेटिव को। तो इसके इमीडिएट रिलेटिव में इसके कौन कौन आएंगे? इसकी वाइफ आएगी, वो इसकी स्पाउस हो गई, स्पाउस हो गई ना, प्लस और कौन कौन आएगा? इसके पेरेंट्स आएंगे, मिस्टर ए के कौन आएंगे? पेरेंट्स, वो इसमें आएंगे, ये देखो लिखा हुआ है पेरेंट्स आएंगे। इसके सिबलिंग्स, सिबलिंग्स में कौन आ गए? भाई बहन वगैरह, वो इसमें आ गए, तो सिबलिंग्स आ गए। अच्छा सिबलिंग क्या सगे भाई बहन आएंगे या कजन भी आएंगे? कजन भी, दोनों। चाइल्ड ऑफ सच पर्सन और ऑफ द स्पाउस, चाइल्ड ऑफ सच पर्सन और ऑफ द स्पाउस मींस इसके बच्चे। अच्छा यहां पे ना वर्ड आ रहा है चाइल्ड, अच्छा चाइल्ड का मतलब तो सिंगुलर हो गया, एक बच्चा। तो अगर क्या इसके दो बच्चे हैं, मान लो अगर इसके दो बच्चे हैं तो उसे तो हम दो चिल्ड्रन बोलेंगे।
क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। तो क्या अब यहाँ पे वर्ड चाइल्ड आ रहा है, तो क्या हम इसका मतलब ये है कि अगर इसके 3-4 बच्चे हैं तो क्या हम खाली एक ही बच्चे को कनेक्टेड मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे? अगर चिल्ड्रन लिखा होता तो हम सबको कनेक्टेड पर्सन मानते। यहाँ पे चाइल्ड लिखा है तो चाइल्ड का मतलब तो सिंगुलर हो गया, तो क्या हम एक ही बच्चे को कनेक्टेड पर्सन मानेंगे? अगर उसके एक बंदे के 4 बच्चे तो उन सबको कनेक्टेड नहीं मानेंगे। तो एक नॉलेज के लिए चीज बताता है, इंडिया में एक जनरल क्लॉजेज एक्ट है, इंडिया में एक जनरल क्लॉजेज एक्ट है, वो ये बोलता है सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल एंड प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर। किसी जगह पे अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर में प्लूरल भी कवर होता है, किसी जगह प्लूरल है तो प्लूरल में सिंगुलर भी कवर होता है। तो अगर इसको जोड़ ले, इस चीज को अगर निकाल लें आंसर, तो इससे निकल के आ गया कि सर चाइल्ड इंक्लूड चिल्ड्रन, चाइल्ड इंक्लूड चिल्ड्रन, लॉ के अकॉर्डिंग अगर माने तो चाइल्ड इंक्लूड चिल्ड्रन। तो अगर ये है कि इसका मेरे कहने की सेंस ये है कि अगर इसके एक से ज्यादा बच्चे भी हैं तो हम सबको ही कनेक्टेड पर्सन मानेंगे, खाली एक को नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि खाली एक ही को मानेंगे बाकी को नहीं मानेंगे क्योंकि चाइल्ड लिखा चिल्ड्रन नहीं लिखा। तो अगर इसके एक से ज्यादा बच्चे हैं भी तो हम सबको ही कनेक्टेड पर्सन मानेंगे। अच्छा एक चीज और, सेम यहाँ पे भी एक चीज थी, एक वर्ड आ रहा था आ स्पाउस, तो आ का मतलब होता है सिंगुलर, ए जो वर्ड होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो आ स्पाउस का मतलब हो गया तो एक बीवी, एक वाइफ। अब मान लो कोई मुस्लिम है, मान लो कोई मुस्लिम है और आपको पता उनकी 4 वाइफ इंडिया में अलाउड है, ऑल्दो वो करते नहीं है, बहुत सारे लोग, बहुत रेयर ही है तुम्हें कोई दिख जाए, सबकी वैसे सिंगल ही होती है, लेकिन फिर भी जैसे मान लो अगर 4 वाइफ अलाउड है उनको, तो क्या हम 4 में से खाली एक ही को, खाली ओनली 1 वाइफ को ही कनेक्टेड पर्सन मानेंगे? ओनली 1 वाइफ को ही कनेक्टेड पर्सन मानेंगे, बाकी 3 को नहीं मानेंगे? मान लो अगर कोई ऐसा बंदा, मान लो ये सीनियर ऑफिसर जो है, मान लो ये जो सीनियर ऑफिसर है मिस्टर एक्स, ये मुस्लिम, मिस्टर ए ये मुस्लिम है, तो ये कंपनी का सीनियर ऑफिसर इस पे उपसी है, तो ये कनेक्टेड पर्सन है। तो हम इनकी जो स्पाउस है, तो इसमें वर्ड आ रहा है आ स्पाउस, तो आ मीन सिंगल स्पाउस। तो क्या हम सिंगल जो उसकी एक ही वाइफ है उसी को कनेक्टेड मानेंगे, बाकियों को नहीं मानेंगे? तो लॉ कहता है सबको मानेंगे। वो भी कैसे निकाला मैंने, सबको कैसे? जनरल क्लॉजेज एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है, सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर, तो सबको मानेंगे। और नेक्स्ट लास्ट कौन आता है, एनी ऑफ देम, एनी ऑफ हुम, एनी ऑफ हुम हु इज इधर dependent financially on such person or consult such person in taking decisions relating to trades in security market। कोई भी ऐसा बंदा जो उस कंपनी के अंदर क्या कर, मतलब जो कोई भी ऐसा बंदा जिस पे फाइनेंशियली डिपेंड है। अच्छा मान लो मिस्टर ए है, जो इसके ऊपर कोई ऐसा बंदा जिस पे फाइनेंशियली डिपेंड है, लिखा ना फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन दिस, डिपेंडेंट फाइनेंशियली। मान लो मिस्टर ए के ऊपर कोई पड़ोसी है, नेबर है इसका, वो इस पे फाइनेंशियली डिपेंड है, उसका घर इससे चलता है, ये पैसे देता है उसको, उसका जो नेबर है वो ए के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड है, इसका जो नेबर है वो ए के ऊपर क्या है, फाइनेंशियली डिपेंड है। तो इसका जो नेबर है वो ए के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड है, तो एक चीज समझ आती है, तो लॉ कहता है मुझे भी कनेक्टेड पर्सन मानेंगे, या कह रहा और किसको मानेंगे, या कंसल्ट सच पर्सन टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट। मान लो इसमें से कोई बंदा है, मिस्टर ए के पास कोई पड़ोसी है, मिस्टर ए का कोई नेबर है, सेम नेबर में ले लेते हैं, मान लो मिस्टर एक्स है, वो इस पे फाइनेंशियली डिपेंड नहीं है, वो इससे पैसा नहीं लेता, या मान लो मिस्टर एन लिख देते हैं उसको, जो नेबर है उसका नाम है मिस्टर एन, वो इस पे फाइनेंशियली डिपेंड नहीं है, वो इससे पैसे नहीं लेता है से, लेकिन ना ये बंदा जो है ना, ये ट्रेडिंग करता है, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है, और ये ना इससे एडवाइस लेता है कि कहां पैसा लगाऊं, स्टॉक मार्केट में कहां ना लगाऊं। तो लॉ कहता है अगर वो कोई भी बंदा आपसे फाइनेंशियल एडवाइस ले रहा है और आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के सीनियर ऑफिसर और आपके पास उपसी है, तो और आप किसी और को एडवाइस दे रहे हो, तो आपकी एडवाइस हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं आप उपसी बता रहे हो, तो उसको भी हम कनेक्टेड में मानेंगे। तो इसका ना तो ये आपका रिश्तेदार है, ना ही कुछ हो सकता है आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, वो अगर कोई भी बंदा जो आपसे पूछ के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, उस सबको हम जोड़ देंगे। तो ये तो एक बहुत वाइडर टर्म है, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दूर का रहने वाला, जिसको आप ढंग से जानते भी नहीं और उसने आपसे फोन करके पूछा, आपने उसको पैसे बता दिया कि यहाँ लगा, तो कोई भी ऐसा बंदा जो आपसे, तो ये बहुत वाइडर टर्म हो गई, इससे इसके अंदर तो किसी को भी फंसा देंगे, इमीडिएट आपका रिलेटिव मान लेंगे, कोई भी ऐसा बंदा जो आपसे पूछ के ट्रेडिंग कर रहा है और आपसे पूछ के उसने पैसा लगाया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसको भी हम इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन में लेंगे। कहता है अब एक क्वेश्चन आता है कि जरा हमने ऊपर बोला कि स्पाउस जो है वो कवर है, वो कहता है अगर स्पाउस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और वो अपने हस्बैंड से कोई भी इंफॉर्मेशन लेती नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मींस उसका खुद का पैसा है, वो हस्बैंड से ना कुछ पूछती है ना कुछ मांगती है, तो क्या वो इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगी, मतलब क्या उसे हम कनेक्टेड पर्सन में लेंगे? तो लॉ कहता है स्पाउस इज प्रीज्यूम्ड टू बी इमीडिएट रिलेटिव अनलेस रिबटेड। सो
रिबटेड सर्व का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, अगर वाइफ अपने आप को जेन्युइन प्रूव कर दे कि भाई मैंने अपने हस्बैंड से 1 रुपए की भी ट्रेडिंग नहीं करी है, पूछ के अपनी मर्जी से पैसा लगाया, अपनी सोच समझ से पैसा लगाया, अपनी रिसर्च से पैसा लगाया, अगर वो कुछ ऐसा प्रूव कर दे स्पाउस, तो वो कनेक्टेड पर्सन में नहीं आएगी, अनलेस रिबटेड सर्व का मतलब यही है। इसका मतलब ये है कि जनरली जो स्पाउस होती है, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, वो एक दूसरे के लिए कनेक्टेड पर्सन हमेशा माने जाते हैं। लेकिन अगर मान लो वो स्पाउस जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और वो इनसाइडर मीन जो उसका हस्बैंड है, या अगर अंदर वाइफ है तो हस्बैंड बाहर होगा, या अगर अंदर हस्बैंड है तो वाइफ बाहर होगी, तो मतलब या जो उसका वाइफ या हस्बैंड जो भी एक दूसरे से, जो भी अंदर मान लो हस्बैंड एम्प्लॉई है कंपनी का और वो वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, और वो ये प्रूव कर दे कि मैंने अपने हस्बैंड से, हस्बैंड उसका इनसाइडर हो गया कि कंपनी में और वाइफ बाहर है, और वो प्रूव कर दे कि मैंने अपने हस्बैंड से कोई भी डिसीजन लेते वक्त कुछ भी नहीं पूछा, तो वो इमीडिएट डेटिव की डेफिनेशन से बच सकती है। अच्छा, नेक्स्ट शब्द आता है प्रपोज टू बी लिस्टेड। प्रपोज टू बी लिस्टेड मींस एक ऐसी कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है, अभी लिस्ट हुई नहीं है तो लिस्ट होने जा रही है, तो अभी तक लिस्ट नहीं हुई तो अभी तक तो अनलिस्टेड कंपनी है। तो अनलिस्टेड कंपनी जब लिस्ट हो जाएगी तभी तो वो लिस्टेड कहलाएगी, तो अभी तक तो अनलिस्टेड है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं प्रपोज टू बी लिस्टेड शैल इंक्लूड सिक्योरिटीज ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अगर वो अनलिस्टेड कंपनी क्या कर रही है, फाइल, देखो कंपनी दो तरीके से लिस्ट होती है, कंपनी दो तरीके से लिस्ट हो सकती है। मान लो आपकी कंपनी एक्स लिमिटेड थी अनलिस्टेड, आपकी कंपनी थी अनलिस्टेड, मान लो एक कंपनी है वाई लिमिटेड, ये लिस्टेड कंपनी है। मान लो इस कंपनी का मर्जर हो जाए, इस कंपनी का मर्जर हो जाए, इसमें ये कंपनी अगर इसमें मर्ज हो जाती है, तो इस जो कंपनी मर्ज हो रही है, तो जो कंपनी मर्ज हो रही है उसे हम बोलते हैं मर्जिंग कंपनी, और जिसमें वो मर्ज होती है उसे हम बोलते हैं मर्ज्ड कंपनी। तो अगर अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी में मर्ज हो जाएगी तो इसको भी अपने आप को लिस्टिंग करानी पड़ेगी, इसको भी अपने इसकी भी लिस्टिंग हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर ये इसमें मर्ज हो गई तो इस कंपनी के शेयर होल्डर इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, इस कंपनी के सारे एम्प्लॉय इधर बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक अगर लिस्टेड कंपनी लिस्टेड मर्ज होगी तो ये ऑटोमेटिक इसमें मर्ज हो जाएगी, ये तो डिसॉल्व हो जाएगी, और इसके के सारे शेयर्स इनके इसके अंदर चले जाएंगे, तो ये लिस्ट करवाने पड़ेंगे। तो अनलिस्टेड कंपनी का लिस्टेड में अगर वो मर्ज हो जाए तो लिस्टेड मान ली जाती है, वो ऑटोमेटिक लिस्टेड में आ जाती है, वो है ना। एंड या गाइस उल्टा हो जाए, या उल्टा कैसे हो जाए कि मान लो आपकी कंपनी अनलिस्टेड थी, मैंने बताया लिस्टेड मर्ज हो गई, या ऐसा हो सकता है कि कोई लिस्टेड कंपनी, मान लो ये वाई लिमिटेड ये लिस्टेड है, ये आप में मर्ज हो जाए तो भी आपको लिस्टिंग करानी पड़ेगी। मतलब आपकी अनलिस्टेड थी, ये लिस्टेड थी, ये आप में मर्ज हो जाए, तो भाई लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर जब अनलिस्टेड कंपनी में आएंगे तो उनको दिक्कत होगी ना कि भाई हम लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर थे, अब हम अनलिस्टेड में आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा, हमारे को अनलिस्टेड के शेयर मिलेंगे। तो फिर अनलिस्टेड कंपनी क्या कहती है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें हम अपनी कंपनी को भी लिस्ट करवा देंगे, तुम हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ। तो ये हो गई मर्जिंग कंपनी और ये हो गई मर्ज्ड कंपनी। तो ऐसा दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक तो इसका इससे एक चीज समझ आई कि यहाँ पे आपकी जो लिस्टिंग हो रही है वो इस वजह से नहीं हो रही कि आप पब्लिक इशू लेके आ रहे हो। नॉर्मली एक कंपनी लिस्टिंग कब करवाती है, जब वो मार्केट में पब्लिक इशू लेके आती है तब लिस्टिंग करवाती है। यहाँ पे आपकी लिस्टिंग इस वजह से नहीं हो रही कि आप पब्लिक इशू लेके आ रहे हो, यहाँ पे आपकी लिस्टिंग इस वजह से हो रही है कि आपका एक मर्जर एक अनलिस्टेड कंपनी का लिस्टेड कंपनी में हो रहा था, इसलिए उस अनलिस्टेड कंपनी को लिस्टिंग करानी पड़ रही है। तो ये देखो कह रहा है एक तो अनलिस्टेड कंपनी कब मर्जर कब लिस्ट करवाती है अपने आप को, जब वो आरओसी के पास अपने क्या फाइल करती है, ऑफर डॉक्यूमेंट एग्जांपल प्रोस्पेक्टस वगैरह की बात कर रहा है, फाइल करते हैं। जब भी आपकी कोई लिस्टेड कंपनी लाएगी पब्लिक इशू वगैरह लेके आएगी तो उसको प्रोस्पेक्टस वगैरह सेबी को और आरओसी को कॉपी सबमिट करनी होती है, स्टॉक एक्सचेंज को, आरओसी को और सेबी को। और अगर एक तरीका ये होता है लिस्ट होने का, दूसरा तरीका ये होता है कि आप पब्लिक इशू के रूट से नहीं आ रहे लेकिन आप किसी दूसरी कंपनी में मर्जर अमलगमेशन हो रहा है आपका, उसकी वजह से आप लिस्टिंग करा रहे हो, तो दोनों ही कंपनी को हम यहाँ पे प्रपोज टू बी लिस्टेड मानेंगे कि अभी वो अनलिस्टेड है लेकिन लिस्टिंग करा लेगी अपनी फ्यूचर में। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में तो बता दिया बाइंग और सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटी। आप शेयर खरीद रहे हो या शेयर खरीदने का एग्रीमेंट कर रहे हो या उनमें डीलिंग कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, वो सब क्या है, ट्रेडिंग के अंदर आता है। सीधी सी भाषा में बाइंग और सेलिंग को ट्रेडिंग बोलते हैं। अब आता है अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, उपसी क्या होती है, पेपर में कई बार आया हुआ उपसी क्या होती है। तो कहता है अनपब्लिश, अच्छा इसी को हम लिख भी देते हैं ब्रैकेट में, उपसी ब्रैकेट में लिख देते हैं उपसी। ठीक है जी। तो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, मींस एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी
और इट्स सिक्योरिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज नॉट जनरली अवेलेबल टू द पब्लिक। सीधी सी बात है ना, जो अभी तक पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर में अगर वो पब्लिक के पास आ जाए तो उसके शेयर प्राइस पे इंपैक्ट डालेगी, है ना। वो इंफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड हो सकती है? फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड। अच्छा, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर क्या आ सकता है कि पहले कंपनी की पोजीशन अच्छी थी, अब बुरी हो रही है, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। पहले कंपनी की पोजीशन बुरी थी, अब अच्छी हो रही है, शेयर प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अभी वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आए हैं, आपको अंदर की खबर पहले ही आ गई है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और आप उसके बेस पे ट्रेडिंग करने जा रहे हो। क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको पता होगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग में पेश किए जाते हैं, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स तो खुद ही उसे प्रिपेयर करते, तो उन्हें तो अंदर की खबर पता ही है। तो वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपके पास है, लेकिन अभी तक पब्लिक पे नहीं आया, और आपके अंदर के जो बंदे हैं उन्होंने उसके बेस पे ट्रेडिंग कर ली, तो वो क्या है? उपसी कहलाएगी। डिविडेंड कंपनी ज्यादा देने वाली है इस बार, उसके बेस पे प्राइस बढ़ जाएगा। कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करे, कैपिटल बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ा रही है, इसका मतलब कंपनी के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। कंपनी मर्जर डीमर्जर कर रही है, इससे भी शेयर प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाएगी, क्या पता वो किस कंपनी में मर्ज हो रही है, उससे लोग क्या देखेंगे, उस कंपनी को किस एंगल से देखेंगे, उस पर भी शेयर पे इंपैक्ट पड़ता है। कंपनी के केएमपी चेंज हो जाए, केएमपी में कौन है? सीनियर लेवल ऑफिसर। अच्छा एक बात बताओ, आज मैं बोलूं कि अंबानी को हम हटा दें रिलायंस से, तो क्या शेयर के प्राइस में फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर सीनियर लेवल ऑफिसर चेंज हो जाएंगे, कंपनी के एम्प्लॉय चेंज हो जाएंगे और किसी दूसरे को ले आओगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनकी शक्ल पे ट्रस्ट करके पैसा लगाते हैं। जैसे एग्जांपल टाटा ग्रुप है। अब टाटा ग्रुप में लोग रतन टाटा जी की गुडविल पे पैसा लगाते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि सारे टाटा ग्रुप से रतन टाटा जी को हटाकर किसी दूसरे को लेके आ रहे हैं, तो शेयर पे बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो कह रहा है ये वो चीजें जिनकी वजह से कंपनी की सिक्योरिटीज के प्राइस पे इंपैक्ट पड़ सकता है, और ये वो इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आई है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? उपसी बोल रहे हैं, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं। इसी के साथ आपकी सारी डेफिनेशंस खत्म हो गई। प्रोविजंस को अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।